हाय एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन। और हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, और इसमें आज हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हियर इज माई इंट्रोडक्शन, यू कैन रीड अबाउट मी। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि शिक्षा अंडरस्कोर पथ, ये जो चैनल है टेलीग्राम पे, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज को यहाँ लिख सकते हैं। और अगर आपका या आपके फ्रेंड सर्किल में किसी का भी अगर गेट या ईएससी में सिलेक्शन हुआ है, या फिर वो कहीं से मास्टर्स कर रहे हैं और उनका अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो यार आप मुझे ये टेलीग्राम पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जीमेल पे आप मुझे मेल लिख सकते हैं। और अगर ऐसे वॉलंटियर हमें मिल जाते हैं तो हम इस काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ द इंडेक्स। और इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने पूरे सब्जेक्ट को 5 पिलर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पिलर हमारा हो चुका है, सेकंड पिलर अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमारा जो पहला और सेकंड टॉपिक है वो दोनों हो चुके हैं। आज हमें डिस्कस करना है थर्ड टॉपिक, जो कि है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो यार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्लाइड में डाला हुआ है कि मैं आपको रिलेट करना चाह रहा हूँ जो हमने रेलवे इंजीनियरिंग में लेक्चर 5 में ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवेज पढ़ा था। तो यार वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सेम ही चीज है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो अच्छा होगा कि आप थोड़े से बेसिक्स वहाँ पे जाके अगर देख लें। रेलवे इंजीनियरिंग का जो 5th लेक्चर है, वहाँ पे मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की हैं कि कर्व क्या होता है, किसे हम कर्व बोलते हैं, कर्व की ज़रूरत क्या है हमें, उसके डिज़ाइन पैरामीटर लेकिन यहाँ पे अलग हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग में हमारे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अलग होते हैं और हाईवे इंजीनियरिंग में हमारे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अलग हैं। तो हमारे ऑब्वियसली डिज़ाइन पैरामीटर्स अलग होंगे, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है, कर्व क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आता है, उसके काउंटर में सेंट्रीपिटल कैसे लगता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की है। और यहाँ पे यार मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है लेक्चर 5 रेलवे इंजीनियरिंग का देख लिया है और वहां से आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो यार मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें पहली चीज आती है कि ये जो ज्योमेट्रिक डिजाइन हम करने वाले हैं, ये किन चीज पे, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो यार मैं सबसे पहले मोटा मोटा आपको बता दूं तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारा डिजाइन स्पीड पे। यानी कि जो रोड हम डिजाइन करने वाले हैं, जो रोड हम बनाने वाले हैं, उसका डिजाइन स्पीड हम कितना रखने वाले हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन कैसा रहेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रेलवे से रिलेट करा के, तो यार आप अगर देखो तो वहां पे क्या है, हम बुलेट ट्रेन डिजाइन कर रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन में हम क्या करेंगे, मिनिमम कर्व देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा वहां पे जो स्पीड है वो 350 तक जाएगा। तो इसलिए हम क्या है कि ट्राई करेंगे कि बहुत ही जो है बहुत ही कम कर्व्स वगैरह अगर देना भी है तो बहुत ही माइल्ड कर्व देंगे। तो मतलब डिजाइन स्पीड ही है जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन को जो है डिसाइड करता है कि हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे या रेलवे का कैसा रहेगा। अब यार बात आती है कि ये जो डिजाइन स्पीड हमारे हाईवे की होने वाली है, सपोज करिए एक्सप्रेस वे है तो डिजाइन स्पीड ज्यादा रहेगी। तो डिजाइन स्पीड अगर एक्सप्रेस वे की ज्यादा है तो वहां पे हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम थोड़े से मतलब ग्रेजुअल रखेंगे। ऐसे नहीं कि आपने शार्प कर्व कहीं पे दे दिया, वहीं पे अगर आप देखो तो गांव के जो रोड्स होते हैं वहां पे हम थोड़ा शार्प कर्व दे देते हैं। तो यार डिजाइन स्पीड हमारी डिसाइड कर रही है कि हमारा जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे का कैसा रहेगा। अब अगली जो चीज आती है कि यार ये डिजाइन स्पीड किस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बता दूं तो जो नीचे लिखा हुआ है कि डिजाइन स्पीड इज द फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ रोड एंड टेरेन। तो यार अगर आप देखो तो यहाँ आप पहले इसमें आ जाइए, इस टेबल में अगर आप देखो तो जैसे जैसे आप विलेज रोड से एक्सप्रेस वे की तरफ जाओगे तो आपका जो डिजाइन स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आपका क्लास ऑफ रोड सुपीरियर होता जाएगा वैसे वैसे हम ज्यादा डिजाइन स्पीड रखते हैं। वहां पे जो है हमारा रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि हमारा जो व्हीकल है वो ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो है टेरेन। यार ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो टेरेन है वो नेचुरल ज्योग्राफी होता है, उसको आप मतलब बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं कर सकते। सपोज करिए जैसे आपको जम्मू कश्मीर में अगर कोई रोड बनानी है तो यार उसके लिए आपके जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर्स अलग होने ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी वहां की ज्योग्राफी ऐसी है। तो यार ये जो दो फैक्टर हैं इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं डिजाइन स्पीड, और डिजाइन स्पीड डिसाइड करने के बाद हम ज्योमेट्रिक डिजाइन डिसाइड करते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि हमारे जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है, हमारी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो डिपेंड इनडायरेक्टली, अगर मैं बोलूं तो इनडायरेक्टली हमारी डिपेंड कर रही है सीधा सीधा क्लास ऑफ रोड और टेरेन पे। हमारा क्लास ऑफ रोड कैसा है उसके बेसिस पे हम वहां पे ज्योमेट्रिक डिजाइन डिसाइड करेंगे, और टेरेन कैसा है उसके बेसिस पे करेंगे। तो यार अब देखते हैं। आई होप यहाँ से आपको जो है मोटा मोटा बेसिक पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब आपको चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगेगा। तो यार अगर मैं यहाँ से बताऊं, अगर आप इस टेबल पे आ जाएं तो सबसे पहले देख लेते हैं डिजाइन स्पीड कौन सी क्लास ऑफ रोड के लिए कितना है। इस टेबल में आपको सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बड़ी टेबल है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो अगर मैं आपको बता दूं तो आपको बस इसमें जो है रूलिंग स्पीड है जो ये याद करनी है। अब पहली चीज आती है कि रूलिंग डिजाइन स्पीड क्या है, तो यहां से पहले देख लेते हैं। रूलिंग डिजाइन स्पीड होती है, ये हमारी ऑल नॉर्मल कंडीशंस में हम जब रोड को डिजाइन करते हैं उस केस में हम जो है रूलिंग डिजाइन स्पीड ही रखते हैं, उसके लिए ही रोड को डिजाइन करते हैं। लेकिन एक और होती है जो हमारा आईआरसी बोलता है मिनिमम डिजाइन स्पीड। तो आईआरसी ने एक और वैल्यू दे रखी है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल केसेस बेस्ड ऑन द साइट कंडीशन और इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब ये है कि आप कुछ मतलब पर्टिकुलर लेंथ के लिए या फिर कहीं पे जहां पे आपका इकोनॉमी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मतलब आपका बहुत ही कॉस्टली जा रहा है प्रोजेक्ट, या फिर बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसको आप नहीं हटा सकते, तो उन केस में हम जो है वहां पे डिजाइन स्पीड को थोड़ा सा कम रख सकते हैं। तो दो वैल्यूज हमारे जो है आईआरसी ने दे रखे हैं वही हमें पढ़ने हैं। अब देखते हैं टेबल में। तो टेबल में आपको याद जो रखना है वो आपको रखना है रूलिंग जो है ये रूलिंग स्पीड जो यहाँ पे दे रखी है, रूलिंग डिजाइन स्पीड आपको याद रखनी है ये पांचों रोड्स के लिए। तो यार देख लेते हैं, 120 इसके लिए है, 100 इसके लिए है, 80 इसके लिए है, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 65 है, और ये विलेज रोड के लिए 50 है। तो यार अगर मैं आपको बता दूं तो आपको सबसे ज्यादा जो यूज आएगा क्वेश्चंस में वो 120, 100 ये दोनों आएगा। ये दोनों आपको याद रखना है। और एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए आपको मिनिमम डिजाइन स्पीड भी याद रखनी है, ये है 100 और 80। तो यार ये आपको 5-6 वैल्यूज ध्यान रखनी है। और अगर आप थोड़ा सा और कर सकते हैं तो आप बस ये रूलिंग स्पीड याद कर लीजिए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के डिफरेंट टेरेन में। मतलब आपको अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इस जो ये वाला जो आपका रो है इसको आप पूरा याद कर लीजिए। ये है 100 रूलिंग प्लेन में, प्लेन टेरेन में। वहीं पे अगर आप रोलिंग टेरेन में आओगे तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, माउंटेनियस टेरेन में आपकी जो है स्पीड और कम हो जाएगी, स्टीप टेरेन में आपकी जो है रूलिंग डिजाइन स्पीड और भी कम हो जाएगी। तो यार ये वैल्यूज भी आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में ये आपको यूज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है वो है इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं यार बात करूं तो जैसे ही कोई भी व्हीकल, सपोज करिए ये आपका लेफ्ट हैंड कर्व है, तो यहाँ पे जैसे ही कोई व्हीकल यहाँ पे एंटर करेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यार ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब मैंने आपको रेलवे इंजीनियरिंग के 5th लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, यहाँ पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझ लेना है। अब मैं इस पिक्चर पे आता हूँ तो यार यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है। अगर यार आप देखो तो ये जो हमारा लेटरल डायरेक्शन में ये जो, अगर मैं इसको एक्स बोलूँ तो एक्स वाली डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया है, और इसको बैलेंस कराने के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो टायर और रोड के बीच में लेटरल फ्रिक्शन डेवलप हो गया है। इस लेटरल फ्रिक्शन ने हमारा जो है एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो बैलेंस करा दिया है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि ये जो हमारा फ्रिक्शन नीचे डेवलप हुआ है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेम लाइन पे नहीं है, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच जो सेंट्रिसिटी है उसे मैं एच बोल देता हूं, तो यहाँ से कपल डेवलप हो गया है। ये कपल जो है आपका ये कुछ ऐसा होगा और इसकी वैल्यू कुछ होगी P इंटू में एच। अब यार ये कपल क्या करेगा, इस कपल की वजह से अगर आप देखें तो यार यहाँ पे जो हमारा ये वाला टायर पे जो रिएक्शन आ रहा था आर बी, ये आर बी आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आर ए। तो यार आर बी ज्यादा हो रहा है, मतलब आउटर डायरेक्शन में जो आपका टायर है वहां पे आपको ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू जो अंदर वाला है। अब यार अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम लिमिटिंग कंडीशन में एनालाइज करें, सपोज करिए कि मतलब आपका जो है जस्ट अबाउट टू ओवरटर्न है, मतलब आपका व्हीकल, इस केस में अगर हम इसको एनालाइज करें, सपोज करें कि सोम में जो हमने पढ़ा था कि सपोज करिए दो सपोर्ट हैं, यहाँ पे कुछ भी आर ए इधर से मिल रहा था आपको, आर बी इधर से मिल रहा था, और ऊपर से आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है और एक आपका मूवमेंट लग रहा है, ये है आपका पी इंटू में एच। अगर इस प्रॉब्लम को आप एनालाइज करो तो जब ये ओवरटर्न होगा तो उस केस में आपका क्या होगा कि ये आर है आपका हो जाएगा 0, और इस केस में अगर हम देखें तो आर ए 0 आ गया। अब अगर इसको हम एनालाइज करें तो यार जब ये जस्ट ये हमारा ओवरटर्न होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा बी पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट जो है हमारा व्हीकल रोटेट करेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट जो है मूवमेंट है वो हमारा समेशन ऑफ मूवमेंट 0 होगा। अगर हम देखें तो यार क्या हो जाएगा W इंटू में B/2, अगर मैं इसको पूरे को B बोलता हूँ, ये B है डिस्टेंस बिटवीन टायर्स, तो W इंटू B/2 माइनस में P इंटू एच, इसको अगर मैं 0 करा दूं तो यहाँ से जो आ जाएगा W इंटू B/2 इज इक्वल टू P इंटू में एच। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से हमारी एक कंडीशन निकल के आ गई है, ये आ गई है P अपॉन में W इज इक्वल टू B अपॉन में 2H। मतलब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जब हो जाएगी उस केस में जो है आपका मतलब जो व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगा।
और P क्या है ये तो हमें पता ही है, P है हमारा mv²/r, यानी कि अगर आप इस ये जो हमारी कंडीशन आई यहाँ से अगर आप जो है स्पीड है ये निकाल सकते हैं, मतलब हमारा जो लेवल ट्रैक है, यानी कि जो हमारा फ्लैट रोड है, यानी कि जब हमने कोई भी सुपर एलिवेशन नहीं दे रखा है, उस केस में हम कितनी स्पीड अलाउ कर सकते हैं जब कोई ओवर टर्निंग ना हो। तो यार यहाँ से ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ये कंडीशन क्या है। और यहाँ से एक चीज आप और समझ लीजिए कि आपको जो है ओवर टर्निंग अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये जो P/W है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू B/2H। ये कंडीशन आपको मेंटेन करानी पड़ेगी अगर आपको ओवर टर्निंग अवॉइड करनी है तो। अब लेकिन यहाँ से आप एक चीज और देख लीजिए कि मैंने आपको बताया कि यार ये जो हमारा है RB है ये बहुत ज्यादा आ रहा था और ये RA है ये हमारा कम आएगा। ये आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहो ना तो यहाँ से कुछ भी मतलब किसी भी कंडीशन पे आप चाहो तो जो है RB कैलकुलेट भी कर सकते हैं, RA कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये आप खुद से करके देखना है, सोम की कंडीशन है। तो ये जब RB अगर ज्यादा आ रहा है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके जो रोड है उस रोड पे आपके यहाँ पे आउटर साइड में, मतलब कि जो कर्व का आउटर साइड है वहां पे आउटर साइड में रट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि RB ज्यादा है RA से। तो उस केस में क्या होगा कि रट्स फॉर्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ रोड की कम हो जाएगी। तो यार इस चीज को हम कैसे अवॉइड करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सुपर एलिवेशन हमने क्यों दिया है, उसके दो फायदे होंगे अगर मैं आपको बता दूं। तो ये आपका एक तो रोड की लाइफ बढ़ जाएगी और दूसरा है यहाँ से आपका जो स्पीड यहाँ से बहुत कम आ रहा था ये भी हम बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे आगे देखेंगे। अब जो दूसरी कंडीशन इसमें आती है वो आती है कि मोमेंट तो हमने जो है ओवरटर्निंग तो हमने एनालाइज कर लिया, लेकिन दूसरा केस जो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्स डायरेक्शन में जो मैंने बताया था कि एक ये फोर्स आ रहा है और जो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ था जो है टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन था, तो इसको भी आपको बैलेंस कराना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका एक्स डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा और उसकी वजह से आपका लेटरल स्कीडिंग हो जाएगी। मतलब हमारी कंडीशन क्या है, समेशन एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो P माइनस में F इंटू में N क्या हमारा नॉर्मल रिएक्शन ये जीरो होना चाहिए लिमिटिंग कंडीशन में। तो P इक्वल टू F इंटू में N क्या है नॉर्मल रिएक्शन, यार ये तो हमारा वेट ही है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो P अपॉन में W इज इक्वल टू F, ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन होने पे आपका जो है लेटरल स्किडिंग हो जाएगा, यानी कि ये अवॉइड करने के लिए आपको P अपॉन में W शुड बी लेस देन F, ये वाली कंडीशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं बताना भूल गया था कि ये P अपॉन में W जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशो। ये आपको याद रखना है यार, ये ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल रेशो बोलते हैं या फिर इम्पैक्ट फैक्टर भी इसको हम बोल देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे यार यहाँ पे डिफरेंट केसेस बताए हुए हैं, जो मैंने आपको पिछले दो केस तो बता दिए थे वही हैं, इसमें बस देख लेते हैं, बहुत ईजी है। ओवरटर्निंग अवॉइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, P अपॉन में W शुड बी लेस देन B/2H। स्किडिंग आपको अवॉइड करना है तो P अपॉन में W शुड बी लेस देन F। टू अवॉइड बोथ स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग तो P अपॉन में W जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशो है दैट शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ, यानी कि इन दोनों में से जो कम है उससे भी हमारा P अपॉन में W है वो कम होना चाहिए, तभी आपका स्किडिंग भी अवॉइड होगा और आपका जो है ओवरटर्निंग भी अवॉइड होगा। और अगर मैं आपको बता दूं तो यहीं से आपकी जो है सेफ स्पीड निकल के आएगी इन केस ऑफ लेवल्ड हाईवे, यानी कि जहां पे कोई भी सुपर एलिवेशन नहीं होता है वहां पे आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी और वहां पे आप इतनी सेफ स्पीड अलाउ कर सकते हो, जो कि विलेजेस वगैरह में काफी ऐसे रोड होते भी हैं। आगे देखते हैं व्हीकल ओवरटर्न्स प्रायर टू स्किडिंग। ये यार कराने के लिए ये तो मतलब थ्योरेटिकल कंडीशन है, ऐसा कराएंगे कहाँ ही। तो यार इस केस में क्या होना चाहिए कि हमारा जो B/2H है जो हमारा ओवरटर्निंग वाली कंडीशन थी ये हमारी कम होनी चाहिए स्किडिंग से, तभी आपका जो है व्हीकल पहले ओवरटर्न हो जाएगा और स्किडिंग बाद में होगी। ये जो लास्ट कंडीशन है इसमें बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसमें B/2H है ये ज्यादा होना चाहिए F से, तब आपका जो है स्किडिंग हो जाएगा और ओवरटर्निंग बाद में होगा। तो यार यहाँ से ये जो 5 केसेस हैं ये याद रखने हैं, ये केसेस आपके तब हैं जब आपके कोई भी सुपर एलिवेशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज इसमें आती है सुपर एलिवेशन, यहीं से आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यार अगर मैं आपको बता दूं तो सुपर एलिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको वहां पे बताया था कि हमारा जो P/W है ये ओवरटर्निंग में आ रहा था B/2H, और इसमें P की वैल्यू क्या है ये आपको पता ही है mv²/r। तो यार यहाँ से आप जो है ना V कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो V अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये बहुत ही कम निकल के आएगा, बहुत ही कम निकल के आएगा। अब इस केस को भी आपको सोल्व करना है, इसके लिए हमने क्या किया है सुपर एलिवेशन दिया है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि मतलब हमारा क्या है,
आर बी जो था हमारा, आर बी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसकी वजह से हमारे रोड की लाइफ कम हो रही थी। उन दोनों फैक्टर्स को सोल्व करने के लिए हम जो है सुपर एलिवेशन दे रहे हैं। अब ये काम कैसे करेगा देखते हैं, यहाँ पे एनालाइज करते हैं ये जो फोटोज नीचे दिखाई हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सुपर एलिवेशन वही है जो हमने रेलवे में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, आउटर एज को, मतलब अगर यहाँ पे बताया हुआ है जैसे ये कोई भी हमारा लेफ्ट हैंड कर्व है, इसमें हमने क्या किया, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आउटर एज है इसे हमने रेज कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू इनर एज, इसे ही हमने सुपर एलिवेशन बोला है या फिर केंट बोला है। लेकिन हम जो है यहाँ पे जो है हाईवेज में जो मेजर करते हैं इसे हम जो है परसेंटेज में मेजर करते हैं, और जो रेलवेज में हम इसे या सेंटीमीटर मेजर करते हैं। यहाँ से अगर आप इस पिक्चर में देखो तो मैं ये जो आउटर एज जो रेज की है इसको हमने ई बोल रहा हूँ, और जो हमारा विड्थ ऑफ रोडवे है इसको मैंने बी बोला है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी ई अपॉन में बी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ टेन थीटा, क्योंकि हमारा थीटा बहुत कम है तो ये हमारा आ जाएगा ई अपॉन में बी। तो अगर इसको आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहो, सॉरी ये कैपिटल ई है, इसको हम स्मॉल ई भी बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर आप आउटर एज जितना है उसको आप निकाल भी सकते हो, ई इंटू में बी। मतलब हमने जो क्या किया है, हमने जो हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम हमेशा ई यानी कि टेन थीटा को एक्सप्रेस करते हैं, और इसको हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए अगर मैं बोलूँ आपको 7%, तो 7% का मतलब 7/100 यानी कि 0.07, और वो जो वैल्यू है वो ये है, ई अपॉन वी की वैल्यू ही होती है वो। अब एनालाइज करते हैं यार जो है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को, कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो मैंने आपको बता दिया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे हमेशा आउटर डायरेक्शन में लग रहा है, वो यहाँ पे पी से दिखाया हुआ है। वेट इसमें जो है वो नीचे लग ही रहा है। अगर इनका जो इनके कंपोनेंट्स अगर हम देख लें तो यार, अगर इस वेट का मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये जो इधर कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा हमारा डब्लू साइन थीटा। सिमिलरली जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा इसको मैं बोल रहा हूँ डब्लू कोस थीटा। और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आएगा हमारा पी कोस थीटा, ये थीटा ही होगा यहाँ पे, और जो है नीचे आएगा ये हमारा आएगा पी साइन थीटा। तो मैंने इन दोनों को एक में ही लिख दिया है। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को, जो हमारे ये वाला डायरेक्शन है इसको एक्स ले लेता हूँ, और जो हमारा परपेंडिकुलर टू व्हीकल है इसको वाई ले लेता हूँ, तो यार यहाँ से आप एक चीज समझ लीजिए कि हमारा जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेज आ रहे हैं इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हमें जो प्रॉब्लम है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट है वो हमारे ये हैं, ये पी कोस थीटा है। ये क्या है, ये आपके व्हीकल को ओवरटर्न करा सकता है, ये स्किडिंग भी करा सकता है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमारा एक्स डायरेक्शन के फोर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन फोर्सेस को बैलेंस कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, समेशन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हम जो है एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करा रहे हैं। तो अगर मैं इसमें बताऊं तो ये हो जाएगा पी कोस थीटा। एक फोर्स मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया, वो है हमारा जो है यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा, इनको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो फ्रिक्शन नीचे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा टायर और रोड के बीच में, ये आ जाएगा हमारा एफ यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन लेटरल डायरेक्शन इनटू में नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से अगर आप देखो तो पी कोस थीटा हमारा एक डायरेक्शन में हो गया, माइनस में हम करते हैं, माइनस में मैं करता हूँ कितना, डब्लू साइन थीटा, डब्लू साइन थीटा प्लस में हमारा हो जाएगा एफ इंटू में एन, और ये इक्वल होना चाहिए हमारा 0 के। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो एन क्या है, एन यही है हमारा यार, ये जो एन है यहाँ पे ये है डब्लू कोस थीटा प्लस में पी साइन थीटा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, पी कोस थीटा यहाँ से हो जाएगा माइनस में जो है डब्लू साइन थीटा प्लस में एफ इंटू में एन की वैल्यू में मैं लिख देता हूँ डब्लू कोस थीटा प्लस में एफ, सॉरी पी साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यार p जो कॉमन ले लूंगा तो p कोस थीटा माइनस में हो जाएगा f साइन थीटा, और इसको अगर मैं दूसरी साइड में ले जाऊं तो ये हो जाएगा डब्लू कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा प्लस में f कोस थीटा। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो पी वाई डब्लू की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी साइन थीटा प्लस में f कोस थीटा अपोन में आ जाएगा कोस थीटा माइनस में f साइन थीटा। यार राइटिंग इतना अच्छा नहीं है तो आप एक बार खुद से करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको ही। कोस थीटा को ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस में f अपोन में 1 माइनस में f टेन थीटा। तो यार ये टेन थीटा क्या है, टेन थीटा को हमने बोला था ई, यानी कि मैंने बोला था सुपर एलिवेशन टेन थीटा जो परसेंटेज में हम दिखा रहे थे उसको हमने ई बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो ई प्लस में एफ अपोन में 1 माइनस ई एफ, ये डेरिवेशन आपको यार एग्जाम में भी आ सकता है। यहाँ से याद रखना ये आपका जो है फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया है। अब यार मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो ई है ना, ये हमारा सुपर एलिवेशन ये अराउंड होता है 7% के आसपास इन जनरल, और जो हमारा एफ है ये हमारा होता है
अराउंड 0.15। तो यार अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वैसे ही बहुत कम निकल के आएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये E/F है, ये जो बहुत ही कम है, तो 1 माइनस ऑलमोस्ट 0 करेंगे तो ये 1 ही आएगा। और जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आ जाता है वो आ जाएगा हमारा E प्लस में F बच जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो P/W जो हमारा फाइनल आ जाएगा ये E प्लस में F आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये ही आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। अब P की वैल्यू क्या है ये तो हमें पता ही है, P है हमारा mv² R, और जो हमारा W है ये हमें पता ही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं WV² तो यहाँ से P/W आपका क्या आ जाएगा V² आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा V² इज इक्वल टू E प्लस में F। ये आपका जो है ये इक्वेशन यूज होगा वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकालने के लिए आपका न्यूमेरिकल्स में। ये आपका बेसिक इक्वेशन है, इसमें वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमारा जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में मिलती है। तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करा लेते हैं। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करा लोगे तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा आप खुद से कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। क्या 5/18 का स्क्वायर कर दीजिए V² यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा V² 127R। ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ से याद रखना यार E प्लस F इज इक्वल टू V² 127R। और इसमें हमारा जो स्पीड है ये हमारा है kmph में, ये यहाँ से ध्यान रखना क्योंकि आपको जो है स्पीड kmph में मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप यार आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा और आप खुद से करके देखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो यार जो हमने अभी तक पढ़ा था, जो पिछले जो था वो हमने क्या है बिल्कुल बेसिक पढ़ा था कि एक्चुअल में जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी वो थी हमारी E प्लस में F इज इक्वल टू V² 127R। लेकिन अब प्रॉब्लम उससे क्या हो रही थी यार, अगर आप देखो ना तो वहां पे वो क्या रहा था कि वहां पे जो है ना आपके मतलब ये क्या बोलते हैं, ये फ्रिक्शन डेवलप हो ही रहा था। मतलब हम फ्रिक्शन को जो है काउंट कर रहे थे अपने इस एक्सप्रेशन को जो हमने डिराइव किया था उसमें हमने फ्रिक्शन का कंपोनेंट लिया था। और मैंने आपको पिछले जो डेरिवेशन था विदाउट सुपर एलिवेशन वाला उसमें ही आपको बताया था कि हमारी प्रॉब्लम ही यहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये जो हमारा था ये हमारा कंपोनेंट आया था यहाँ, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो है ये जो है हमारा जो है लीवर आर्म आ गया था और इनकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट आ गया था। और उसकी वजह से क्या है कि मतलब यहाँ पे आपके जो है रिएक्शन RB है ये ज्यादा आ रहा था। और जब तक आप ये फ्रिक्शन को जो है आप लोगे अपने डिजाइन पैरामीटर्स में तब तक आपका ये जो RB है ये ज्यादा आएगा RA से, और उस केस में आपका जो है रोड का जो है लाइफ कम हो जाएगा और आपके रट्स वगैरह फॉर्म होंगे। तो यार इसको सोल्व करने के लिए हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। नाम से बोल रहा है इक्विलिब्रियम, मतलब आपके जो है दोनों रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है यानी कि इक्वल हैं। तो ये कैसे होगा, इसको अगर हम जो है रिवर्स इंजीनियरिंग में जाएं तो हम करें क्या, हमें ये करना है कि हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन नाम से हमारा टारगेट है RA और RB को इक्वल कराना। अब इसको इक्वल कैसे कराएंगे, हम क्या करेंगे, ये जो मूवमेंट हमारा जो कपल आ रहा है इसको हम खत्म कर देंगे। इस कपल को खत्म करने का सॉल्यूशन क्या है कि लीवर आर्म वाला फोर्स ही खत्म कर दो। और वो खत्म कैसे हो सकता है, इस फ्रिक्शन को खत्म कर दो। तो यार अगर हम इस फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट को ही हटा दें, मतलब अगर हम इस इक्वेशन में सोचिए इस फ्रिक्शन को ले ही ना, मतलब सपोज करिए इसको हम 0 मान लें और हम जो है हमारा जो रोड है उसको इस हिसाब से डिजाइन करें कि हम इतना सुपर एलिवेशन देंगे, यहाँ से हमने फ्रिक्शन को 0 कर दिया है और हम इतना सुपर एलिवेशन देंगे। उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो आपका W साइन थीटा आ रहा था वो ही आपका P कोस थीटा को बैलेंस करा देगा और आपके जो है ये फ्रिक्शन फोर्स को जो है पिक्चर में आना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो है वो रट्स वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ से अब आपको फायदे तो बहुत दिख रहे हैं कि यार इतना ही अच्छा है तो हमें इक्विलिब्रियम में सुपर एलिवेशन ही हर जगह देना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ से ये आती है कि यहाँ से अगर आप सुपर एलिवेशन निकालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि मतलब हमारा जो है हमें स्पीड तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए और हमारा जो ये F है ना ये अच्छा खासा होता है 0.15 होता है। तो अगर आपने इसको 0 ही करा दिया तो आपका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आएगा सुपर एलिवेशन का ये बहुत ज़्यादा आएगा और इतना हम दे नहीं सकते, वरना आपको जो है डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हम एक नया टर्म लेके आए हैं, वो है हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यार इसमें हमने क्या किया है, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है फ्रिक्शन के बीच में और मतलब जो है हमारा वेलो स्पीड का जो रिक्वायरमेंट था उसके बीच में। यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी E प्लस F इज इक्वल टू V² 127R, हमने क्या किया इसमें जो है फ्रिक्शन को 0 करा दिया, लेकिन साथ साथ जो हमारा डिजाइन स्पीड था
इसको हमने 75% मान लिया है। ये कॉम्प्रोमाइज हमने किया है और उसके बाद हमने क्या किया है, जो कैलकुलेट किया है इसको हमने बोला है ई डिजाइन, यानी कि डिजाइन सुपर एलिवेशन। वो है हमारा वी स्क्वायर अपॉन में 225 आर। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ से आप 0.75 वी का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर कैलकुलेट करके देख लेना, यही निकल के आएगा। ये है हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन, मतलब हम एक्चुअल में इतना प्रोवाइड करते हैं। और ये जो 75% वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा आईआरसी ही बोलता है कि मतलब आप ऐसे कैलकुलेट करिए डिजाइन सुपर एलिवेशन, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आईआरसी ने बोल रखा है कि एफ को 0 करो, इधर 75 करो, तो आपका जो है वैल्यूज आएंगी वो सही आएंगे, प्रैक्टिकल वैल्यूज आएंगे। तो आई होप यार आपको जो है ये 2-3 है, सिंपल सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, डिजाइन सुपर एलिवेशन, इनमें क्लियरिटी आई होगी। मुझे प्रिपरेशन में बड़ा डाउट रहता था, इन सब के बीच में बस रटना पड़ता था, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है मतलब वो सब। तो आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अगर मैं आपको रेलवेज से थोड़ा रिलेट कर दूं, तो हमने जो रेलवेज में पढ़ा था ना, हम वहाँ पे लिखते थे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, डिजाइन सुपर एलिवेशन या फिर एक्चुअल सुपर एलिवेशन। वहाँ पे तीनों बराबर होते थे और उसको हमने बोला था जीवी स्क्वायर अपन में 127 आर। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा जो हाईवेज में है वो है हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, हमारा सॉरी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। लेकिन जो हमारा एक्चुअल या फिर डिजाइन सुपर एलिवेशन है वो है हमारा वी स्क्वायर अपॉन में 225 आर। या डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा, तो मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से मैंने आपको दोनों इसीलिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। और इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये है कि जो रेलवेज में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है और हाईवेज में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे आपको थोड़ी चीज़ें रिलेट करानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आता है कि मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन की क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। यार आपको मैं बता दूं तो मैक्सिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन की आईआरसी ने लिमिट कर रखी है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा सुपर एलिवेशन दे दिया, बियॉन्ड ए लिमिट दे दिया, तो आपका जो है प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जो मिक्स्ड ट्रैफिक चलता है रोड पे, आपकी जो है बैलगाड़ी भी चल रही है, आपकी जो है जो स्लो कार है वो भी चल रही है और आपकी जो है फास्ट मूविंग व्हीकल्स है वो भी चल रहे हैं। तो मतलब आपने अगर बहुत ज़्यादा सुपर एलिवेशन दे दिया तो आपको जो है स्लो व्हीकल्स के लिए जो है डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आईआरसी ने बोला है कि यहाँ पे टेरेन के हिसाब से उन्होंने बताया है कि इतना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्बन रोड्स। अर्बन रोड्स में उन्होंने बोला है 4%। यार अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत ही कम है। अगर आप सोचो तो जब नॉर्मल रोड्स में नीचे जो लिखा हुआ है प्लेन एंड रोलिंग, इसमें जो है ये 7% है। तो अर्बन रोड्स में इतना कम क्यों है? इसका रीजन ये है कि अर्बन रोड्स में यार आपके जो है ना इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज करिए ये इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसे सुपर एलिवेशन अलाउ कर दिया एक साइड, तो आपको जो है दूसरी साइड में नेगेटिव सुपर एलिवेशन मिलने लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आपने ज्यादा लिमिट कर दिया तो अर्बन रोड्स में क्या है, इंटरसेक्शन ज्यादा होते हैं, उनकी वजह से हमने बोल रखा है कि हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो यार हम 4% ही रखेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। ताकि जो है अगर डाइवर्जन भी है, कहीं पे दो रोड ऐसे मिल रहे हैं, तो वहां भी ऐसे काम चल जाए और वहां पे डिस्कम्फर्ट ना हो। लेकिन जो हमारा नॉर्मल नेशनल हाईवे वगैरह होते हैं वहां पे तो इतने ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं होंगे, वहां पे तो आपका रोड ऐसे ही होता है। तो वहां पे हम क्या 7% तक अलाउ कर सकते हैं प्लेन एंड रोलिंग के केस में। तीसरा जो है वो है हिली टेरेन। तो यार हिली टेरेन में क्या है कि हमारा जो है कर्व्स हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो इसकी वजह से रेडियस बहुत कम हो जाएगी और उसकी वजह से सुपर एलिवेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमने क्या है इसे बोल रखा है कि हम 10% तक अलाउ कर देते हैं। तो यार यहाँ से आपको जो है ना ये तीनों वैल्यूज याद रखनी है। नीचे यहाँ पे दिखा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन क्या है। अब अगर आप सोचो तो यार कि मिनिमम वैल्यू सुपर एलिवेशन की देने की क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपने वी स्क्वायर अपॉन में 225 आर सेट जो हमारा डिजाइन सुपर एलिवेशन, यहाँ से आप अगर आपने कैलकुलेट किया और ये 2% निकल के आया, तो आप यार सोचिए कि हम तो 2% आया, हम तो 2 ही दे देते हैं क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा है ना, मतलब हमारे फॉर्मूले से 2 ही आया है, तो हम क्यों सिरदर्द ले फालतू में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करिए, आप इसको रटना मत, आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि होता क्या है कि आपका सपोज करिए यहाँ पे आपका जो है आपका मतलब कोई भी अर्दन रोड था, अर्दन रोड पे हम कैम्बर कितना देते हैं 4%। अब यार आप ऐसे सोचिए, मतलब अर्दन रोड की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि यहाँ पे वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए इसको 4% चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, कर्व पे आके मतलब आपने ऐसे सपोज करिए ऐसे मतलब सुपर एलिवेशन दिया और सुपर एलिवेशन आपने इसको 2% तक रिड्यूस कर दिया। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो आपका रोड है इस पे ड्रेनेज का इश्यू हो गया, क्योंकि इसको 4% क्रॉस स्लोप चाहिए था और आपने उसको रिड्यूस कर दिया यार 2% पे।
तो मतलब प्रॉब्लम हो गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मिनिमम जो है कैम्बर तो आपको रखना ही रखना है। तो याद रखना है ऑब्जेक्टिव में, असर्शन रीजन में कहीं भी लिखने में आए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन इतना है, असर्शन में रीजन में बोलेगा कि कुछ भी बोल देगा, तो आपको याद रखना है रीजन इसका है ड्रेनेज के लिए। यहाँ से आपको जो है थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है माइंड में। एक चीज मैं बता देता हूँ यार, क्वेश्चंस में आपको आगे आएगा, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्वेश्चंस में स्टेप्स हमारे क्या रहेंगे। इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, आपको थोड़ा समझने में थोड़ा सा इफर्ट मारना पड़ेगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम डिजाइन सुपर एलिवेशन निकालेंगे। ई डिजाइन हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 225 आर। यहाँ से डिजाइन सुपर एलिवेशन आएगा। दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है, उससे हम चेक करेंगे। सपोज करिए कि ये हमारा आ गया 8%, लेकिन यार हम दे तो 7% ही सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 7% ही देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे स्टेप 2 में कि यार हम 7% तो दे रहे हैं, लेकिन ये सेफ है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी ई प्लस एफ अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 127 आर, इसमें आपको ई जो रखना है वो है 0.07 और एफ की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है, और ये वैल्यू है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.15। यहां से हम चेक कर लेंगे कि 7% जो सुपर एलिवेशन दे रहे हैं तो वो मतलब सेफ है या नहीं, फ्रिक्शन अगर आ जाएगा पिक्चर में उसके बाद, ऐसे आपको चेक करना है। लेकिन सपोज करिए यहाँ से अगर आपका जो है फ्रिक्शन जो ये एफ की वैल्यू है ये निकल के आई 0.20, यानी कि आपका जो डिजाइन है ये सेफ नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, फिर से सारा करेंगे और आप क्या करेंगे, आप जो है स्पीड को वो कर देंगे, लिमिट कर देंगे। आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमारा अलाउ है वो है 0.07, आपका जो ई है वो हमारा अलाउड 0.115, वी स्क्वायर अपॉन में जो है 127 आर। यहाँ से आपको सब पता है, यहाँ से आप वी निकाल लीजिए और फिर आप नीचे लिख दीजिए कि हमारा जो है स्पीड है उसको हम इतना ही लिमिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इस तरह से मैंने आपको 3-4 स्टेप बताए, ऐसे आपको कन्वेंशनल सोल्व करना है। आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे ताकि वहां से और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये से 2018 में आया था, रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन ए रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए पहले इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर रहा है यार। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ व्हीकल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में 127 आर। याद रखना है इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात नहीं कर रहा है, इसलिए 225 आर नहीं लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है यार, ये तो सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, बिल्कुल सही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, बिल्कुल गलत यार। 1 and 2 कहाँ, ए आंसर हो गया, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, ये गेट 2018 में आया था, रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए, कैलकुलेटर्स भी अलाउड हैं। ए 7.5 मीटर वाइड 2 लेन रोड ऑन ए प्लेन टेरेन, मार्क करता जाता हूँ, इज टू बी लेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस जो है 510 मीटर, आर दे दिया है। फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph, बी दे दिया है। सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज पर IRC, कुछ लिखा हुआ है। कंसिडर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 जी दे दिया है। डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर एज ऑफ रोड इन मीटर्स, यार ये आपसे कैपिटल ई पूछ रहा है, जो मैंने आपको बताया था, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इंटू में बी आ जाएगी। यहाँ से देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने देखा था कि ई डिजाइन, हमेशा डिजाइन निकालना है क्वेश्चन में, जब तक वो आपसे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते। तो वी स्क्वायर अपॉन में 225 आर जो हमारा स्टेप 1 था, यहाँ से हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में हम डिजाइन निकालेंगे। तो वी हमारा पता है, वी स्क्वायर कितना 100 स्क्वायर 225 इंटू में आर कितना है 510। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 0.0871, यानी कि 8.71%। यार ये प्लेन टेरेन की बात कर रहा है, तो ये तो ज़्यादा है 7% से, तो मतलब हम क्या करेंगे, 7% ही अलाउ करेंगे। लेकिन इसको चेक कर लेंगे एक बार कि 7% पे ये हमारा जो है सेफ है या नहीं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। जो है ई प्लस में एफ इज इक्वल टू, मैंने कितना बताया था, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 127 आर। तो ई की वैल्यू आपने कितनी 0.07 प्लस में 0.15, सॉरी एफ तो हमने निकालना ही है। एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर हम आ जाएगा 100 स्क्वायर अपॉन में 225 इंटू में 510। यहाँ से आप जो है एफ की वैल्यू निकाल के देख लीजिए। सॉरी यहाँ पे ये 127 है, मैंने ये गलत लिख दिया है, ये 127 है। यहाँ से आपका जो है निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा अराउंड 0.0843। तो मतलब आपका जो है 0.15 से कम है, मतलब आपका सेफ है, आप 7% प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7% प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपका जो है क्वेश्चन में जो पूछा है वो आपका पूछा है
आपका परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो आपका जो ई निकल के आया है वो है 0.07। यहाँ से हमने पढ़ा था ई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन बी। आपका जो है बी क्या है, विड्थ ऑफ रोड ये दिया है 7.5 मीटर। यहाँ से आपका जो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.07 इंटू में 7.5। यहाँ से आप निकाल के देख लीजिए, ये अराउंड आएगा 0.525 मीटर। एग्जैक्ट आंसर निकल लिख के आना है गेट में, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है कि यार जो हम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे थे उससे मतलब अटेन कैसे करेंगे, मतलब क्या प्रोसीजर है, कितने लेंथ में उसको हम अटेन करेंगे, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको तो होता क्या है कि इससे हम दो स्टेप्स में अटेन करते हैं। इसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है ये होता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ क्राउन। अगर मैं आपको यार इस पिक्चर में दिखाऊं तो ये वाला पिक्चर देखिए, ये हमारा राइट हैंड कर्व है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो सुपर एलिवेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब हमारा जो आउटर एज है हमारा ये वाला, इसको हमें जो है रेज करना है। अब ये कैसे रेज करेंगे यार, अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा जो है ये ऐसा हमारा क्या होता है, जो है नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, हम कैम्बर रखते हैं हमेशा, और हमें जो है हमें ऐसा अटेन करना है यहाँ पे जो बताया हुआ है। अब ये अटेन कैसे करेंगे, कितनी लेंथ में करेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको जो है डिस्कस करता हूँ। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि पहला स्टेप जो होता है इसमें हमारा होगा एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, यानी कि हमारा जो क्राउन है, यहाँ पे आप देखो क्राउन जैसा बन रहा है, ये क्राउन यहाँ पे आपको कोई क्राउन नहीं दिख रहा है, मतलब आपका जो क्राउन है उसको एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिखा हुआ है, पहला मेथड है हमारा रोटेशन ऑफ आउटर हाफ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। ये फोटोग्राफ में आप देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा। इसमें हमने क्या किया, ये हमारा जो क्राउन है इसको हमारा नॉर्मल ऐसे था, हमने क्या किया धीरे धीरे हमारा जो आउटर हाफ था ये हमारा इनर हाफ है, इनर हाफ ये हमारा आउटर हाफ है। तो हमारा जो आउटर हाफ है उसको हम रेज करते जा रहे हैं सेंटर के रेस्पेक्ट में, यानी कि हमारा जो सेंटर है यानी कि जो क्राउन है इसके रेस्पेक्ट में हम आउटर हाफ को रोटेट कर रहे हैं। ये हमारी पहली पोजीशन थी, दूसरे में यहाँ, तीसरे में ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, और चौथे में यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि जब आपका जो है ऐसे पूरा क्राउन एलिमिनेट हो जाएगा और ये सेम एंगल पे हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो है कुछ भी होगा जो है कैम्बर के बराबर होगा उतना हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बता दूं तो यार ये जो होता है ना आपका, मतलब आप ये जो फर्स्ट पोजीशन से थर्ड पोजीशन जो इसमें दिखाया हुआ है ये हम करते हैं, ये वाला जो है ये हम करते हैं स्ट्रेट पोर्शन पे। यानी कि आपका जो स्ट्रेट लेंथ है, सपोज करिए आपका कुछ भी कर्व है, यहाँ से आपका ट्रांजिशन पोर्शन स्टार्ट हुआ है, तो इस जो स्ट्रेट पोर्शन है यहाँ पे ही हम मतलब ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल बना देते हैं इसको। यहाँ पे जो बताया हुआ है ना ये आपका जो है स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन में हम जो है क्राउन को एलिमिनेट करके इसे फ्लैट कर देते हैं, और उसके बाद जो है ये जो बचा खुचा जो है हमारा जो फोर्थ स्टेज में जाना है वो फोर्थ स्टेज में हम ले जाते हैं ट्रांजिशन पोर्शन में। तो आपको यार ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ भी घुमा देगा कि मतलब क्राउन को सिर्फ हम जो है ट्रांजिशन में ही एलिमिनेट करते हैं, तो वो जो है स्टेटमेंट गलत है। आपका जो है ये जो क्राउन को एलिमिनेट करना हम स्ट्रेट पोर्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि ये जो हम सेंटर के रेस्पेक्ट में आउटर हाफ को रोटेट कर रहे हैं इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो यार अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब होता क्या है कि एडवांटेज तो इसका ये है कि मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके कहीं पे भी सपोज करिए आपका व्हीकल को इधर था, तो आपका जब पहली पोजीशन थी इसमें और जहां तक फाइनल पोजीशन है इसमें कहीं पे भी आपको यहाँ पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन नहीं मिल रहा है। यानी कि आपका मतलब ये व्हीकल 1 से 4 पे जब जाएगा ऐसे धीरे धीरे अलोंग द लेंथ, इसका कुछ जो है कम ही हो रहा है, ये आपका नेगेटिव सुपर एलिवेशन बढ़ नहीं रहा है। मतलब ये अच्छा है इस रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है, अगर लिमिटेशन आप देखो तो यार मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये फ्लैट हो गया, तो मतलब ये फ्लैट जहां पे हो जाएगा तो आपको ड्रेनेज का इश्यू आने लग जाएगा, यानी कुछ स्ट्रेच में, बहुत कम छोटे स्ट्रेच में आपको ड्रेनेज का इश्यू आएगा। तो ये एक एडवांटेज और एक लिमिटेशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट मेथड जो इसमें बताया हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है डायगोनल क्राउन मेथड। तो यार ये बोलता है कि हम जो है इस क्राउन को शिफ्ट करते हुए जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन थी उसमें क्राउन यहाँ था, फिर हम इसको यहाँ पे ले गए, फिर हम इसको यहाँ पे ले गए, और फाइनली हमने इसको यहाँ पे जाके मिला दिया, और हमारा जो है ये एक लाइन में हो गया, और मतलब हमारा क्राउन एलिमिनेट हो गया। लेकिन यार इस केस में मतलब अगर आप देखो तो मतलब इसमें नुकसान क्या है अगर मैं आपको बता दूं तो सपोज करिए कोई व्हीकल आपका यहाँ था, फिर आपका यहाँ पे आ गया, फिर आपका यहाँ पे आ गया, तो इसको नेगेटिव सुपर एलिवेशन मिल रहा है। सुपर एलिवेशन मिलना ऐसे चाहिए था, और ये जो व्हीकल हमारा आउटर साइड में है ये हमारा जो है इसको नेगेटिव सुपर एलिवेशन मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं है सेफ्टी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी वजह से ये जो हमारा सेकंड मेथड है ये इतना प्रीफर्ड मेथड नहीं है। लेकिन इसका जो एडवांटेज है अगर मैं बताऊं
तो यार एडवांटेज अगर आप सोचो तो यही है कि मतलब इसमें जो है आपको हमेशा जो है क्रॉस ड्रेनेज आपका हमेशा जो है मिल रहा है, कभी भी आपका फ्लैट नहीं हुआ है आपका जो है रोडवे। तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो ये करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे है रोटेशन ऑफ पेमेंट। मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है जहाँ पे ट्रांजिशन पोर्शन स्टार्ट होगा वहीं पे आपका ये फ्लैट हो जाएगा, और मतलब जब तक हम ये फ्लैट से हम जब ट्रांजिशन पोर्शन में क्या करेंगे, पूरा सुपर एलिवेशन अटेन करेंगे। फुल सुपर एलिवेशन हमारा अटेन हो जाना चाहिए जब तक हमारा जो है सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट हो तब तक। तो यार क्वेश्चन आता है कि मतलब इसको रोटेट कैसे करेंगे, रोटेशन ऑफ पेमेंट। मतलब आप सोचिए पहले तो हमने जो है क्राउन को एलिमिनेट किया और उसे कैम्बर के बराबर किया, यानी कि सी के बराबर। अब सी से आपको ई पे पहुंचाना है तो आपको जो है पेमेंट को रोटेट करना पड़ेगा। अब इसको रोटेट करने के लिए भी दो तीन मेथड्स बताए हुए हैं, वो दो तीन मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटर लाइन मेथड, यानी कि आपको सेंटर लाइन के अबाउट जो है आप जो है पेमेंट को रोटेट कर रहे हैं। सपोज करिए आपने क्या किया कि सबसे पहले इसको कैम्बर के बराबर कर दिया था। अब क्या करेंगे, आपको फर्दर रोटेट करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। आपने क्या किया कि मतलब आपने पूरे के पूरे इसको, ये जो सेंटर था इस सेंटर को आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया और पूरे पूरे पेमेंट को इसके अबाउट में रोटेट कर दिया, जो सॉरी जो यहाँ पे दिखाया हुआ है नीचे। अब यार इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो एडवांटेज तो इसका ये है कि मतलब हमारा जो सेंटर लाइन है ये हमारा जो है ये डिस्टर्ब नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारा जो रोड है उसका वर्टिकल प्रोफाइल जो है वो सेम रहेगा। और इसका एक और एडवांटेज है कि आपने क्या किया कि इस वाला जो है जो अंदर वाला साइड है उसको तो थोड़ा लोअर कर दिया है और आउटर साइड को रेज कर दिया है, यानी कि यहाँ से आप अर्थवर्क को निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपका अर्थवर्क बैलेंस रहेगा। तो जहां पे आपको अर्थवर्क की प्रॉब्लम आती है वहां पे आप जनरली ये यूज करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसका लिमिटेशन क्या है। अब इसका लिमिटेशन मैं आपको बताऊं तो आप खुद से सोच लीजिए कि ये आपका नॉर्मल ग्राउंड था और आपने इसको जो है थोड़ा नीचे जो है पुश कर दिया है अपने जो रोडवे है इसको। इसकी वजह से आपको हो सकता है कि यहाँ पे जो है वाटर वगैरह स्टोर होना स्टार्ट हो जाए और उसकी वजह से आपको ड्रेनेज का इश्यू आने लग जाएगा। तो इसलिए हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं, हम इसको यूज वहीं करते हैं जहाँ पे मतलब हमारा जो है रोड है जो एम्बैंकमेंट पे होता है। तो एम्बैंकमेंट पे अगर आपका थोड़ा सा ये ऐसे नीचे हो भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, आपका वाटर नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। सेकंड जो है इसमें हमारा वो है हमारा इनर एज, यानी कि इसमें हम इनर एज के अबाउट रोटेट करेंगे। तो आप खुद से सोचिए कि हमने पहले मतलब क्या किया था, ऐसे कैम्बर के बराबर ले आए थे, फिर हम क्या करेंगे इसको धीरे धीरे इनर एज के अबाउट ही रोटेट करेंगे, यानी कि ये पॉइंट हमारा फिर फिक्स रहेगा और फिर ऐसे इसको ई के बराबर पहुंचा देंगे जब तक हमारा सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट होगा तब तक। तो यार अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बता दूं। तो इसमें आप खुद से सोचिए कि इसमें मतलब आपको बताऊं तो ये जो पूरा अर्थ है यहाँ पे, ये पूरा अर्थ आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो इसमें आपका बैलेंस नहीं है अर्थवर्क, आपका पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। दूसरा जो है इसमें अगर आप देखो तो आपका जो ये सेंटर लाइन था, ये जो सेंटर लाइन यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये सेंटर लाइन जो है आपका ये डिस्टर्ब हो गया, यानी कि आपका जो है वर्टिकल अलाइनमेंट भी रोड का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपको जो है हमेशा इसमें ड्रेनेज प्रॉपर मिलेगा, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा प्रीफर्ड मेथड है। हम इसको जनरली जहाँ पे यूज करते हैं जहाँ मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है, सपोज करिए जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है तो वहां पे हमारा ड्रेनेज का बहुत बड़ा इशू है, और वहां पे हम जो है इनर एज के अबाउट ही रोटेट करेंगे पेमेंट को। तो यार आपको थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ के भी समझ जाना है, अगर लिखा हो हैवी रेनफॉल तो आपको समझ जाना है कि यार हमें जो है इनर एज के अबाउट पेमेंट को रोटेट करना है। थर्ड जो मेथड इसमें लिखा हुआ है वो है हमारा अबाउट आउटर एज, यानी कि आप सोचिए ये हमारा आउटर एज था, मतलब सपोज करिए हमने ऐसे कुछ भी कैम्बर यहाँ पे अचीव कर लिया था, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया है और इसे लोअर करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे हमने ऐसे इसको ई पे अचीव किया है। तो यार आप इससे इसमें प्रॉब्लम देखिए कितनी सारे आ गए। आपको पहले तो एक ये पूरा अर्थ निकाल के बाहर मतलब जो भी थ्रो करना पड़ेगा, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई ड्रेनेज की, सारा पानी जाके आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो हमारा थर्ड जो मेथड है ये बहुत ही लीस्ट प्रीफर्ड है, इसको हम यूज ही नहीं करते हैं, मतलब आप ये लगा लीजिए। तो ये आपको यार यहाँ से याद रखना है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि यार काफी बार ऐसा होता है कि हम जो है ट्रांजिशन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं मतलब कर्व में, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है स्ट्रेट के बाद सीधा ही आप ऐसे कर्व दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप खुद से सोचिए कि मतलब हम जो है सुपर एलिवेशन को कैसे अचीव करेंगे, मतलब स्ट्रेट पे तो हमारा सुपर एलिवेशन कुछ है ही नहीं और एकदम से आ गया। तो उस केस में आपको जो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है कि 2/3 जो है वो हम जो है अटेन कर लेते हैं हमारे स्ट्रेट पोर्शन में,
और जो रिमेनिंग 1/3 जो सुपर एलिवेशन है वो हम अटेन करते हैं हमारा सर्कुलर पोर्शन में ही। ये होता है हमारा जब ट्रांजिशन हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार जो है साइट पे कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो ये याद रखना है, आपको कहीं स्टेटमेंट में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आता है रूलिंग मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। तो यार मैं अगर आपको बता दूं तो होता क्या है कि इसमें लिखा हुआ है वंस द डिजाइन स्पीड ऑफ एनी हाईवे इज डिसाइडेड द शार्पेस्ट कर्व विच इज टू बी अलाउड ऑन दिस हाईवे इज कैलकुलेटेड। मतलब होता क्या है कि सपोज करिए आपने मतलब आपको बनाना है नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे की आपकी जो डिजाइन स्पीड यहाँ पे हो गई है फिक्स। आपने सोच लिया कि हम ये जो रोडवे बनाने वाले हैं इसकी हम डिजाइन स्पीड रखेंगे 100 kmph। अब बात आती है कि इसका अलाइनमेंट कैसे बनाएंगे। तो अलाइनमेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार हम इसमें शार्पेस्ट कर्व कितना दे सकते हैं। तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने जो बेसिक इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारे v² / 127r। इससे हम क्या करेंगे, हम जो है v ले लेंगे, यानी कि स्पीड जो ले लेंगे हमारा रूलिंग जो है स्पीड होगी वो ले लेंगे, और शार्पेस्ट कर्व निकालना है यानी मिनिमम रेडियस हमें निकालना है। तो मिनिमम रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारा जो सुपर एलिवेशन इसको भी हम मैक्सिमम मान लेंगे, फ्रिक्शन है इसको भी हम मैक्सिमम मान लेंगे, और इन दोनों को मैक्सिमम मान के यानी कि ये जो f है इसको हम 0.15 मान लेंगे, अभी यहाँ पे मैं f ही लिख रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा रूलिंग अब स्क्वायर/127r। यहाँ से r जो आएगा हमारा ये मिनिमम आ जाएगा, ये हमारा रूलिंग मिनिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ रूलिंग मिनिमम, ये आ जाएगा b रूलिंग का स्क्वायर अपॉन में e मैक्सिमम प्लस में f, ये 127 और आ जाएगा। ये हमारा है रूलिंग मिनिमम रेडियस का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। एक चीज और आती है कि एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी कि कितना मिनिमम रेडियस दे सकते हैं अगर स्पीड को भी थोड़ा और कम कर दें तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो एब्सोल्यूट मिनिमम में हम क्या करेंगे, स्पीड जो हमारी मिनिमम नेशनल हाईवे में मिनिमम स्पीड हमारी कितनी हो सकती है, 80 kmph हो सकती है। तो यहाँ पे जो है वी एब्सोल्यूट मिनिमम रख देंगे, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो हमारे ई मैक्सिमम प्लस में एफ सेम ही रह जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, v² में 225r मत रखना, क्योंकि यार ये मिनिमम निकाल रहे हैं हम, तो f को भी आपको मैक्सिमम तक मानना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है ना ये डिजाइन सुपर एलिवेशन मत लगाना, यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी रखो चीजों में। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूलिंग मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन, अज्यूम रूलिंग डिजाइन स्पीड एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड 180 kmph। सेम चीज है यार जो मैंने आपको पीछे एक्सप्रेशन में दिखाई है, आप खुद से भी थोड़ा सोल्व कर लीजिए यार इसको, तो तब भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आर रूलिंग मिनिमम कितना बताया था मैंने, v कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 127 इंटू में ई मैक्सिमम, प्लेन टेरेन की बात कर रहा है तो प्लेन टेरेन में कितना देते हैं हम 0.07, एफ मैक्सिमम हमारा कितना होता है 0.15, यहाँ से आप निकाल लो ना कितनी आएगा, ये 360 के आसपास आएगा, निकाल के देख लेना। और जो है एब्सोल्यूट मिनिमम जो है अगर मैं निकालूँ तो एब्सोल्यूट मिनिमम स्पीड कितनी है 80², और नीचे ये सेम ही आ जाएगा, यहाँ से आप खुद से निकालो यार, ये तो सेम ही चीज़ है। मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन कर्व्स। अगर मैं आपको बता दूं तो यार हम कर क्या रहे हैं कि मतलब हमारा जो रोडवे है हम उसको कर्व पे कुछ वाइडन कर दे रहे हैं। मतलब हम जो सपोज करिए 7 मीटर का 2 लेन का रोडवे है उसको हमने थोड़ा यहाँ पे वाइडन कर दिया। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ऐसा क्यों किया है, इसका रीजन क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ 3-4 रीजंस दिए हुए हैं, एक एक को डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला जो लिखा हुआ है टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। यार आपको मैं अगर आपको बताऊं ना तो होता क्या है कि हमारा जो ये व्हील होता है ना, तो इसका ये जो व्हील बेस होता है, ये जो व्हील बेस है ये रिजिड होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम जो व्हीकल को स्टीयर करते हैं वो हम सिर्फ फ्रंट एक्सल को करते हैं। मतलब आप फ्रंट एक्सल को इधर घुमाओगे तो जो हमारा पीछे वाला जो एक्सल होता है वो हमारा जो है उसको हम स्टीयर नहीं करते हैं, और वो सेम पाथ फॉलो नहीं कर पाता है फ्रंट एक्सल जैसा। तो मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो व्हीकल है ऐसे ऑफ ट्रैक हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम एडवांस में हम क्या करें, डिजाइन में ही अपने रोड को वाइडन कर देते हैं इस चीज को ध्यान में रख के। तो इसकी वजह से क्या है, आपको ऑफ ट्रैकिंग देखने को मिल रही है, और इसको हमने बोला है मैकेनिकल जो है वाइडनिंग। मतलब क्योंकि हमारे व्हीकल की वजह से हो रहा है तो हमने इसको बोल दिया मैकेनिकल वाइडनिंग हम कुछ देंगे जो है हमारे कर्व में। नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है वो है हमारा ट्रांसवर्स स्किडिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो यार होता क्या है कि सपोज करिए यहाँ पे ऐसे कुछ भी व्हीकल है, तो मतलब ऐसे ये कुछ व्हीकल सपोज करिए ऐसे कर्व में एंटर करेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तो चांसेस है कि रेयर केस में
ये मतलब ऐसे यहाँ पे सेंटर लाइन है तो मतलब कुछ ट्रांसवर्स स्किडिंग हो जाए और ये कुछ यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब चलना तो अपनी लेन में चाहिए था लेकिन फोर्स लगने के कारण थोड़ा ट्रांसवर्स स्किड हो गया है और ये सामने वाले व्हीकल की लेन को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही हम इस रोड को थोड़ा वाइडन कर देंगे ऐसे, और उसकी वजह से क्या है कि ये व्हीकल थोड़ा ट्रांसवर्स स्किड हो भी जाएगा तो अपनी लेन में ही रहेगा। तो इसके लिए भी हमने क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग देंगे। थर्ड जो है हमारा वो है इम्प्रूव विजिबिलिटी। तो यार इसमें क्या है कि मतलब आप खुद ऐसे सोचिए, ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम सेटबैक डिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे। तो हम क्या, थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या है कि मतलब ऐसे जो है आपका रोड को थोड़ा वाइडन कर दिया है। फोर्थ जो है वो है हमारा ओवरटेकिंग। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप खुद ऐसे सोचिए, सपोज करिए यहाँ पे ऐसे कुछ भी कर्व आ गया था, तो यहाँ पे क्या है, सपोज करिए ये कोई व्हीकल है, ये हमारा ए व्हीकल है, ये हमारा वी व्हीकल है। तो जब हमारा ए व्हीकल सपोज करिए कर्व पे इस वी व्हीकल को ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा है, तो कर्व पे जो है ना, आप कुछ अपना भी याद करो, आपने भी ये फील किया होगा कि जब हम कर्व पे किसी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं ना, तो मतलब हमारा ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये बीच वाला, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम थोड़ा ज्यादा मेंटेन करते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन पे हम थोड़ा साइड में से होके भी ओवरटेक कर लेते हैं, लेकिन कर्व पे हम क्या है, ये थोड़ा गैप है, इसको थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ये जो गैप, लेटरल गैप जो यहाँ पे है, तो इस गैप को ज्यादा रखते हैं और इसकी वजह से आपको जो है मतलब हो सकता है कि आगे से जो व्हीकल आ रहा है उसमें थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो उसकी वजह से हमने क्या है, पहले ही इसको थोड़ा सा ऐसे वाइडन कर देंगे। यहाँ से यार मैंने 3-4 रीजन ट्राई किया है आपको बताने का, आपको याद रखना है, लेकिन हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें सबसे जरूरी जो है वो है हमारा पहला, जो मैंने आपको बताया था, ये था हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग जो मैंने आपको बताया। और ये जो दूसरा है, ये तो हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही है कि हम ज्यादा दूरी मेंटेन कर रहे हैं व्हीकल के बीच में, वरना इतना कोई जरूरी तो है नहीं। तो इसको हमने बोला है साइकोलॉजिकल जो है वाइडनिंग। तो यार दो वाइडनिंग मैंने आपको बताई है यहाँ पे, जो पहली है वो है हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग और जो सेकंड है वो है हमारा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब जो आईआरसी बोलता है, आईआरसी हमारा बोलता है, आईआरसी ने जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है मैकेनिकल वाइडनिंग का, दे रखा है NL स्क्वायर अपॉन में 2R, और जो हमारा साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का दे रखा है वो है हमारा V अपॉन में 9.5 अंडर रूट में R। तो यार यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये जो हमारा मैकेनिकल है इसको तो आप थोड़ा समझ भी सकते हैं, ये जो L स्क्वायर अपॉन में 2R है इसको हम बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग। तो मतलब एक व्हीकल का अगर ऑफ ट्रैकिंग L स्क्वायर अपॉन में आ रहा है और सपोज करिए उधर n नंबर ऑफ लेन है, तो हो सकता है सारी लेन से व्हीकल चले और सब थोड़ा थोड़ा मतलब ऑफ ट्रैक हो जाए, तो हमने क्या उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया है और ऐसे आपका NL स्क्वायर अपॉन में 2R टोटल मैकेनिकल वाइडनिंग दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो V 9.5 अंडर रूट R है इसमें, तो क्या ये मतलब ये जो है IRC ने एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, कोई इतना लॉजिक है नहीं। मतलब लॉजिक बस इतना ही है कि जैसे जैसे V बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग आपकी जो है बढ़ती हुई जाएगी, इतना ही समझ सकते हैं। और तो मुझे कोई इतना लॉजिक इसमें दिखा नहीं, IRC ने बोल दिया है। और इसमें V है जो हमारा वो है KMPH में, यहाँ से अगर आप दोनों को जोड़ दोगे मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल को, तो आपका जो है आ जाएगा टोटल वाइडनिंग। एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये जो L है ये हमारा लेंथ ऑफ व्हील बेस मतलब मैंने जो बताया था ये ऐसे, ये जो होता है ये लेंथ ऑफ व्हील बेस है, ये अराउंड होता है 6 मीटर के आसपास, 6 या 6.1 मीटर होता है। नहीं दिया है तो 6 मीटर मान लेना, वरना आपको क्वेश्चन में जनरली दिया होता है। अब यार इस डायग्राम से आप ये चीज भी देख लीजिए कि यार एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सपोज करिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी थी, तो आपका जो ये सर्कुलर पोर्शन है यहाँ पे आपको जितनी भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी है आप उतनी देंगे। लेकिन आपका जो है स्ट्रेट लाइन में तो कुछ वाइडनिंग है नहीं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि एकदम से ऐसे ऐसे वाइडनिंग दे देंगे, मतलब आप सडनली तो नहीं देंगे, आप क्या करेंगे ग्रेजुअली देंगे। यहाँ पे ये जो दिखाया हुआ है ना इसने, मतलब ऐसे ये ग्रेजुअली यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो आप ये जो ग्रेजुअली देते हैं और फिर ग्रेजुअली रिड्यूस भी करते हैं, इसको हम करते हैं ट्रांजिशन पोर्शन में। तो ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ कर्व में हम ये काम करते हैं, ग्रेजुअली वाइडनिंग इंक्रीज होती है फिर इसे रिड्यूस हो जाती है। यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। अभी आगे क्वेश्चन देख लेंगे तब वहां से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और आईआरसी बोलता है, ये बोलता है कि रेडियस ऑफ कर्व के हिसाब से इन्होंने एक्स्ट्रा वाइडनिंग बताया हुआ है कि मतलब ये आईआरसी बोलता है कि अगर 300 मीटर से ज्यादा का अगर रेडियस है किसी कर्व का, यानी कि बहुत ही फ्लैट अगर आपका कर्व है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो कर्व है बहुत ही फ्लैट है। तो यार आपको जो है फाइनल आंसर गेट वगैरह में लिखने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपका रेडियस कितना है। बहुत लोग इसको भूल जाते हैं और पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा जो अगला जो है वो है यहाँ पे है 50 मीटर टू 300 मीटर में बोथ साइड पे देना है, और आपका कितना देना है
जितना आ रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर देना है। जो यहाँ पे डायग्राम में सपोज करिए आपका जितना भी सपोज करिए आपने W इज इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस में W साइकोलॉजिकल कैलकुलेट किया, तो यहाँ से जो W आएगा इसको आप W/2 इधर दे देंगे और W/2 इधर दे देंगे, इसको WE बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे W लिख दिया मैंने, WE/2 दोनों साइड दे देंगे, ऐसे बोथ साइड पे प्रोवाइड करना है। और जो थर्ड केस इसमें दिखाया हुआ वो है लेस देन 50 मीटर, यानी कि बहुत ही शार्प कर्व है जो यहाँ पे इस वाली पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये जनरली आपको हिली एरियाज में मिलेगा जहाँ पे बहुत शार्प कर्व होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इनर लेन पे आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग देंगे, आउटर लेन में आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत नहीं है। और मतलब होता क्या है कि जनरली हिल्स वगैरह होते हैं और साइड में दूसरी साइड में जनरली क्या होता है कि मतलब ऐसे जो है आपका लोअर होता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब वैली जैसा होता है, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे भी नहीं सकते, तो उसकी वजह से आप क्या है इनर साइड पे ही दे देते हैं पूरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग। यहाँ से यार आपको ये सब तीनों कंडीशन बहुत ही ध्यान रखनी है क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। रेडियस को बहुत ही हाईलाइट करके चलना है कि कितना दिया हुआ है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे 2016 में आया था। रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए 2 लेन नेशनल हाईवे, आपको बता दिया है 2 लेन की बात चल रही है, नेशनल हाईवे की बात चल रही है। पासिंग थ्रू ए रोलिंग ट्रेन है जे हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 450 मीटर रेडियस। देख लीजिए यार 450 दे दिया, मतलब 300 से ज़्यादा की बात कर दिया है, रेडियस देखते ही समझ जाना है। अज्यूमिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 90 kmph, बी दे दिया है। पेमेंट वेट ऑफ 7 मीटर, आपको जो है वेट ऑफ पेमेंट यानी कि W दे दिया है। व्हील बेस दे दिया है 6.1 मीटर, L दे दिया है। डिटरमाइन एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ द पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस कर्व, अज्यूम अदर पैरामीटर्स एज पर IRC रिकमेंडेशंस। तो यार कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो नियम से तो इसमें क्या है, आपको चाहिए ही नहीं एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्योंकि ये तो 300 से ज़्यादा है रेडियस, लेकिन कन्वेंशनल का क्वेश्चन है तो लिख के तो आना, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा लिख दिया एक लाइन में कि हाँ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, इसका करेंगे WE मतलब एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू W मैकेनिकल प्लस में W साइकोलॉजिकल। तो W मैकेनिकल में मैंने आपको बताया था कितना है, L स्क्वायर अपॉन में 2R प्लस में जो है ये था हमारा V अपॉन 9.5 अंडर रूट में R। यहाँ से N कितना है, 2 लेन है तो 2 लिख दिया है। L है 6.1 का स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में 450 प्लस में V कितना है, V है हमारा 90 अपॉन 9.5 अंडर रूट में 450। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यार ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.083 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 0.446। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.53 मीटर आएगा अराउंड। इतना आपको एक्स्ट्रा वेट देना है, लेकिन अगर आप IRC की गाइडलाइन देखो तो आपको देना ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, नीचे रिजल्ट में आपको लिखना है एज पर IRC। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, लिखना है यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है। एज पर IRC वी नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा वेट सिंस रेडियस ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर। तो ये आपको लिख देना है और नीचे लिख देना है हेंस टोटल विड्थ ऑफ द रोड टू बी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 7 मीटर। ऐसे करके आपको लिखना है, लेकिन सोल्व कर देना है क्योंकि यार कन्वेंशनल का क्वेश्चन है तो थोड़ा देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, ये 2010 में आए थे ऑब्जेक्टिव में। देखते हैं, इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ ए हाईवे देन ऑन विच पोर्शन ऑफ द रोड आर पोर्ट होल्स आर लाइकली टू बी डेवलप। ये ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि मतलब अगर हमने सुपर एलिवेशन नहीं दिया तो RB ज़्यादा हो जाएगा, और RB ज़्यादा होने की वजह से आउटर एज ऑफ रोड पे आपके जो है पोर्ट होल्स या फिर रट्स वगैरह फॉर्म हो सकते हैं। नीचे जो लिखा है वो है अगला क्वेश्चन, फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट द। सुपर एलिवेशन पूरा हम कब करते हैं अचीव, जब आपका सर्कुलर कर्व स्टार्ट होता है तब करते हैं। तो कहाँ, बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये गलत है। सेंटर ऑफ सर्कुलर कर्व गलत है। एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व बिल्कुल सही, क्योंकि एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे ही आपका जो है सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो जाता है, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, बहुत इजी थे। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे एक और असर्शन रीजन दिया हुआ है, आई रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने ट्राई किया। और लिखा हुआ है रोड कैम्बर हेल्प्स इन सरफेस ड्रेनेज, बिल्कुल सही बात है। इन ए कर्व्ड रोड अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन सर्व्स द पर्पज ऑफ कैम्बर, यार ये भी बिल्कुल सही बात है कि सुपर एलिवेशन हम ऐसे दे देते हैं कर्व में, तो वहां पे क्या है, कैम्बर तो हमारा रहता नहीं है, सुपर एलिवेशन ही कैम्बर का पर्पज फुलफिल करता है। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन जैसा कुछ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है असर्शन का, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व की बात की हुई है। यार ट्रांजिशन कर्व क्या है, ये तो हमने सब जगह पढ़ लिया, रेलवे में भी। अब देखते हैं कि रोडवे में इसका क्या यूज है और क्यों देते हैं, तो देखते हैं। लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेजुअली फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर पोर्शन। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लीजिए, ये आपका जो है आपका स्ट्रेट पोर्शन था, यहाँ पे ये सर्कुलर कर्व कुछ भी स्टार्ट हो गया है,
तो आपको बीच में यहाँ पे जो है ये आपने जो है ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ कर्व है ये आपका, इसमें आपका क्या है कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धीरे धीरे आप देंगे, यानी कि आप रेडियस को धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे या फिर कर्वेचर धीरे धीरे देंगे, और मतलब ऐसे आप जो है कर्व में एंटर कर जाएंगे। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। यार एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो मैंने आपको बता दिया, सुपर एलिवेशन भी बता दिया है, कुछ है नहीं नया। तीसरा लिखा हुआ है कंफर्ट या फिर जर्क अवॉइड करने के लिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर कोई व्हीकल ऐसे है तो मतलब सपोज करिए एकदम से उसको सर्कुलर पोर्शन में आपने डाल दिया तो एकदम से लेटरल फोर्स आ जाएगा और उसकी वजह से कंफर्ट आपका नहीं रहेगा, तो इसलिए ग्रेजुअली देना है, तो ये आपका कंफर्ट भी थोड़ा बढ़ा देता है। अगला लिखा है टू अनेबल ड्राइवर टू टर्न द स्टीयरिंग कंफर्टेबली। मतलब यार आपको क्या रेलवे की तरह तो है नहीं कि आपका जो है ट्रेन अपने आप ही घूम गया, यहाँ पे तो आपको व्हीकल को घुमाना भी पड़ेगा, उसका स्टीयरिंग आपको खुद से ही करना होता है। तो आपके टाइम तो होना चाहिए ना, मतलब एकदम से थोड़ी ऐसे कर्व दे दोगे, तो आप क्या है कि ये ट्रांजिशन कर्व ये भी आपको अनेबल कर देता है। पांचवा लिखा हुआ है कि एस्थेटिक अपीयरेंस, मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा यार, कि ग्रेजुअली कोई भी चीज़ रिड्यूस होती है, कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो वो ऑब्वियसली हमें देखने में थोड़ी अच्छी लगती है। तो ये 5-6 रीजन्स हैं यार, ये यहाँ से आपको कहीं सब्जेक्टिव में लिखने में आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो मतलब जो इसमें क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे वही है कि उससे पहले आता है शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यानी कि ये जो है क्यों देते हैं ये तो पता है कि, लेकिन अब उसका शेप कैसा होगा ये थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इन जनरल जो है जब भी ट्रांजिशन कर्व की बात आती है तो यार ये मतलब 3 कर्व्स की बात की जाती है। सबसे पहला है क्यूबिक पैराबोला, फिर है आपका लेमनस्केट, फिर है हमारा तीसरा स्पाइरल। ये तीनों की बात की जाती है कि ये तीनों ही अच्छे हैं कर्व, क्योंकि मतलब तीनों में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ रहा है ऐसे ऐसे आपका रेडियस रिड्यूस हो रहा है। इससे डरना नहीं है, ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप इस कर्व पे ट्रेवल करोगे, जैसे जैसे आप इस कर्व पे किसी भी तीनों में से किसी भी कर्व पे ट्रेवल करोगे, ऐसे ऐसे आपका रेडियस कम होता जाएगा, यानी कि आप जो है सर्कुलर कर्व की साइड शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये जो रिड्यूस हो रहा है ना, ये हमारा जो जिस रेट से रिड्यूस हो रहा है वो हमारा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यूं नहीं स्टार्टिंग में तेज रिड्यूस हो रहा है फिर मतलब धीरे हो गया या फिर उल्टा हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं करना है। उससे क्या है कि थोड़ा कंफर्ट थोड़ा सा मतलब खराब हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारा आईआरसी बोलता है, आईआरसी ने बोला है कि हमारा स्पाइरल जो है ना वो आपको अडॉप्ट करना है हाईवेज में, क्योंकि स्पाइरल में क्या है कि ये जो रेट ऑफ मतलब ये डिक्रीज होने का जो रेट है रेडियस का, ये कांस्टेंट है, और जबकि ये क्यूबिक पैराबोला या फिर लेमन स्केट में ये कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए आईआरसी ने आई स्पाइरल को रिकमेंड किया गया है, और इसीलिए हम इसको आइडियल शेप भी बोलते हैं जो है ट्रांजिशन कर्व के लिए। बट यार अगर मैं आपको बता दूं तो जनरली क्या होता है कि 9-10 डिग्रीज तक इन तीनों कर्व्स में कुछ इतना वेरिएशन दिखता नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब वो सेम ही रहते हैं। और मतलब यही रीज़न है कि हम जो है रेलवेज में जो है ना हम ये क्यूबिक पैराबोला यूज करते हैं, हम स्पाइरल रेलवे में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रेलवे में क्या है कि हमें जो है ग्रेजुअली चाहिए होता है कर्व, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग हैं, और क्यूबिक पैराबोला क्या है बहुत ही फ्लैट कर्व होता है। तो वहाँ पे हम क्या है कि जो है क्यूबिक पैराबोला देते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि हमारा जो मैक्सिमम कर्वेचर जो हम अलाउ करते हैं रेलवे में वो ही 10 डिग्री है, और 10 डिग्री तक मैंने अभी आपको बताया कि तीनों कर्व्स में कोई जो है ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आपको ज़्यादा डिफरेंस पता है कहाँ दिखेगा, अगर आप देखो ना इस डायग्राम में, ये अगर मैं सपोज करिए 45 डिग्री का डेविएशन देना चाहता हूँ, तो क्यूबिक पैराबोला में ये 45 डिग्री का डेविएशन इतनी लेंथ के बाद मिल रहा है, जबकि ये लेमन स्केट में देखो तो आपको 45 डिग्री का जो डेविएशन है वो इतनी सी लेंथ पे मिल गया, यानी कि आप इतना सा लेंथ अगर यहाँ पे ट्रेवल करोगे ना तो आप 45 डिग्री डेविएट हो जाओगे। तो ये चीज मतलब हम रेलवे में मतलब ग्रेजुअल चाहिए हमको, तो हमने इसलिए क्यूबिक पैराबोला दिया। जबकि हाईवेज में हम क्या है कि थोड़ा मतलब शार्प भी हम थोड़ा अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लेंथ तो व्हीकल की बहुत कम है, रेलवे की तरह है नहीं, तो इसलिए हमने क्या स्पाइरल यहाँ पे दिया है। आपको यार क्लियरिटी रखनी है कॉन्सेप्ट्स में, कभी इंटरव्यू में आपको पूछ दे कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, तो आप मतलब फुल डिटेल में सब चीज़ें थोड़ी वहाँ एक्सप्लेन कर सको, ऐसा नहीं कि वहाँ सर ये हो जाएगा ये कुछ भी, मतलब ऐसे आपको जोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली मतलब बताना इंटरव्यू में, ताकि आपके मतलब 4-5 क्वेश्चन बताओ लेकिन यार अच्छे क्वेश्चंस बताओ वहाँ पे, तो उनको लगे कि हाँ यार आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के आए हैं चीज़ें। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि हम जो देंगे वो यहाँ पे देंगे स्पाइरल, इसीलिए ज्यादातर जगह मैं ना एल एस लिखूंगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में, तो उसमें एस का मतलब क्या है, स्पाइरल कर्व की बात चल रही है, इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को एल एस बोल देते हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात की हुई है,
तो इसमें जो है ना, इसमें तीन चीज़ों के बेसिस पे हम निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इसमें सबसे पहला है बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन। आप खुद से सोचिए कि यार मतलब इस जो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। मतलब आप खुद से सोचिए कि आपका जो कंफर्ट है ना वो यहाँ से आता है कि आपका एक्सलरेशन किस रेट से मिल रहा है। आप खुद ऐसे सोचिए कि आपको सपोज करिए एकदम से एक्सलरेशन मिल जाए या फिर आपको धीरे धीरे एक्सलरेशन मिले। तो अगर आपको एकदम से एक्सलरेशन मिल गया तो आपको जर्क फील होगा, तो वो चीज हम अलाउ नहीं करेंगे। उस चीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे एक्सलरेशन देना है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन की बात चल रही है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देना है। तो अब ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल लेंगे पहले। इसको हमने सी से बोला, ये हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर माइनस में जीरो। क्योंकि अगर आप देखो तो यार आपको मैं बता देता हूँ, ये स्ट्रेट है, सपोज करिए ये ट्रांजिशन था और ये ऐसे सर्कुलर आ गया बाद में, ये हमारा सर्कुलर, ये ट्रांजिशन। तो यहाँ पे स्ट्रेट में तो हमारा था जीरो जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन, और यहाँ पे आ गया था हमारा वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो मतलब ये जो चेंज हुआ है इस लेंथ में जो चेंज आया, इस लेंथ में जो चेंज आया वो है वी स्क्वायर अपॉन में आर माइनस में जीरो। और इस जो पोर्शन को हमें ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, वो लगा है हमारा एल एस अपॉन में वी। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन है, ये हमारा आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। यहां से अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा हमारा बी क्यूब अपॉन में एल एस इंटू में आर। ये है हमारा इक्वेशन। और आईआरसी बोलता है कि ये जो हमारा सी है यानी कि अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन है, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है एम्पेरिकल है, ये है हमारा 80 अपॉन में 75 प्लस में वी। यहाँ से आप सी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि ये सी की वैल्यू है ये होनी चाहिए 0.5 से 0.8। यानी कि यहाँ से आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करी और सपोज करिए ये 0.4 आ रहा है तो आपको 0.5 लेके चलना है। सिमिलरली अगर 0.85 आ रहा है तो आप 0.8 ले लेंगे। तो ये लिमिट उन्होंने दे रखी है। यहाँ से आपकी जो है सी अलाउेबल आ जाएगा, और अगर आप सी अलाउेबल को इस जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसमें पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा। आपको v पता है, आपको c पता है, आपको r पता है, यहाँ से आप ls निकाल लेंगे। यानी कि हम ls का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख सकते हैं v क्यूब अपॉन में सी आर। ये आपको यार याद रखना है। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना वो कंफ्यूजन है कि हम जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें हम v रख रहे हैं मीटर सॉरी kmph में, और इस वाले में रख रहे हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, इस वाली इक्वेशन को भी जो है kmph में कन्वर्ट कर लिया है, और इसको हम लिख रहे हैं 0.0215 वी क्यूब अपॉन में सी आर। यहाँ से आपको यार याद रखना है, मैं फाइनली आपको एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा याद रख लेना है। एल एस यहाँ से जो निकल के आया 0.0215 वी क्यूब अपॉन में सी आर, और जो c की वैल्यू है ये हमारी 85 अपॉन में 75 प्लस में b। दोनों में वेलोसिटी जो है वो है हमारी kmph में, और जो c की जो लिमिट है वो है हमारी 0.5 से 0.8। सेकंड फैक्टर जो इन्होंने लिखा है वो है हमारा बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। यहाँ से यार कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब हो क्या रहा है कि किस रेट से हमें सुपर एलिवेशन को चेंज करना है। ये बेसिकली आपको मैं बताऊं ना, अगर आप खुद से सोचो ना थोड़ा सा, तो ये ट्विस्ट की बात कर रहा है। मतलब आप खुद से सोचिए, कोई भी आपका ये ऐसे प्लेन था और आप उसकी आउटर एज को ना ऐसे रेज करते हुए जा रहे हैं और एक एज को नहीं कर रहे, तो आप इनडायरेक्टली क्या है कि इस प्लेन में ट्विस्ट दे रहे हैं। तो ये जो ट्विस्ट है इसको किस रेट से दे सकते हैं, ये जो है ना ये भी मतलब आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो है सेफ्टी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो मतलब आपका जो है ना इसकी वजह से हमने ये वाला फैक्टर को भी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के लिए डाला हुआ है। पहले मुझे लगता था प्रिपरेशन में कि ये रेट ऑफ सुपर एलिवेशन की क्या बात कर रहा है, कुछ समझ में आता नहीं था कि मतलब इतना क्यों, मतलब जरूरी क्यों है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा यार यहाँ से। अब मैं इसके मैथमेटिकल चीज की बात करता हूँ। तो आईआरसी हमारा बोलता है कि जो हमारा प्लेन एंड रोलिंग के केस में हम जो ट्विस्ट अलाउ करते हैं वो हमारा 1/150, यानी कि ये कुछ नहीं है, ये ट्विस्ट मतलब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन जो है 1/150 अलाउड है। और जो है हमारा हिली टेरेन में जो है ना ये है हमारा 1/60, ये इसको हम 1/n से भी डिनोट करते हैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ से याद रखना है। n की वैल्यू है 150 या फिर 60 बेस्ड ऑन द टेरेन। अब निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो यार जो मैंने बताया कि ये 1/n है, ये हम रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन लिख रहे हैं। तो फाइनली अगर आपका सपोज करिए आपका जो है सेंटर के अबाउट, सेंटर लाइन के अबाउट, मैंने बताया था सेंटर लाइन के अबाउट अगर आपका पेमेंट रोटेट हुआ है
तो उस केस में हमारा जो ये राइज है, ये राइज में जो है ये आपका मैक्सिमम कितना होता था, ये होता है ई अपॉन इनटू में डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू ई क्या एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दोनों को जोड़ दोगे और ये जो है आपका ये तो क्या है, ये सुपर एलिवेशन ई है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन में, सॉरी ये टू भी आ जाएगा क्योंकि ये हाफ है, ये वाली चीज है डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू ई बाई टू, इससे कर दोगे तो आपका यहां से ही आ जाएगा। लेकिन आपको जो है ये ग्रेडियंट निकालना है, मतलब रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, तो आप एल एस से कर दोगे क्योंकि एल एस लेंथ में सॉरी आपको जो है ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई वाई टू इंटू में ई ये आपको अचीव करना है, तो एन वन वाई, तो वन बाई एन की रेट से आपको जो है अचीव करना है। यहाँ से एल एस की वैल्यू निकाल लीजिए, ई इंटू में एन डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू ई बाई टू, यहाँ से यार ये इक्वेशन आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपका ये जो इनर लेन के अबाउट रोटेट हो रहा है तो उस केस में जो है आपका ये अपोन में टू नहीं आएगा क्योंकि आपका जो है मैक्सिमम राइज जो हो रहा है वो है हो रहा है आपका डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू ई इंटू में ई। यहाँ से आपको दोनों याद रखने हैं, पढ़ लेना है क्वेश्चन में सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है या फिर इनर एज के अबाउट। ये हो गया आपका सेकंड जो ये मैंने बताया था फैक्टर इसके लिए। थर्ड जो है यहाँ पे वो है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर इसकी बात करूँ तो आईआरसी बोलता है कि आपको जो है एम्पेरिकली भी कैलकुलेट करना है और इन्होंने जो वैल्यू दे रखी है ये हमारा 2.7 वी स्क्वायर अपन में आर प्लेन एंड रोलिंग के केस में, और जो है वी स्क्वायर अपन में आर बोला है उन्होंने हिली टेरेन के केस में। यहाँ से आपको जो है ये दोनों में आपका जो है वी है ये के एम पी एच में ही रखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इन तीनों में जो है लेंथ कैलकुलेट करनी है और इन तीनों का जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम लेंथ, वो मैक्सिमम लेंथ आपको लेना है और उसको ही मतलब आपको फाइनल आंसर पुट करना है। आपको जो है क्वेश्चन एक डिस्कस कर दूंगा उससे आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे उससे पहले ये बात की हुई है शिफ्ट ड्यू टू ट्रांजिशन कर्व। यार मैंने आपको रेलवे में बताया था होता क्या है, सपोज करिए ये आपका कुछ भी मतलब यहाँ पे आपको जो है ये जो डालना था आपको सर्कुलर कर्व, ऐसे सपोज करिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था ऐसे, यहाँ पे आपको जो है इन दोनों स्ट्रेट के बीच में सर्कुलर डालना है। लेकिन हुआ क्या कि ये ट्रांजिशन यहाँ पे जो है ना, ये ट्रांजिशन डालने की वजह से, ये जो ट्रांजिशन डालने की वजह से आपका कर्व कुछ नीचे ऐसे शिफ्ट हो गया है। तो नीचे जो जितना शिफ्ट हुआ है ना ये जो चीज है ना इसको हम शिफ्ट बोलते हैं और इसको डायरेक्ट रट लीजिए, ये है एल एस स्क्वायर अपन में 24R, ये फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाला हुआ है, यहाँ से आपकी सारी चीजें समराइज हो जाएंगी, तो एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से, इसके बाद आपका इस चैप्टर में शायद कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर मैं इसमें बताऊं तो यार ये हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला लिखा हुआ है इधर, जो पहला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा नॉर्मल सेक्शन है। जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है रोडवे का वो कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हमें कुछ कैम्बर अवेलेबल होता है जो हम ड्रेनेज के लिए देते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट पोर्शन पे ही हम ये जो आउटर वाला पोर्शन होता है, क्योंकि हमारा ये जो कर्व है ये राइट हैंड कर्व है, राइट हैंड कर्व है, तो इसमें हमारा जो आउटर वाला लेन है उसमें हम क्या करेंगे, इस कैम्बर को रिमूव करेंगे और इस कैम्बर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको स्ट्रेट पोर्शन में ही रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन ही है, और यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा हुआ है एस टी, यानी कि स्ट्रेट और ट्रांजिशन का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो है ये। और यहाँ पे हम जो है कैम्बर को एलिमिनेट कर देंगे और हमारा जो ये सेक्शन है ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा आउटर वाला, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ट्रांजिशन पोर्शन। ये जो है हमारा ये वाला पूरा पोर्शन ये है हमारा ट्रांजिशन पोर्शन। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्लैट पोर्शन है यहाँ से हम पहले तो ऐसे मतलब पूरा कैम्बर तक अचीव करेंगे जो मैंने बताया था ऐसे, फिर उसके बाद पेमेंट को रोटेट करेंगे और फिर ऐसे हम पूरा जो है ये सुपर एलिवेशन ऐसे अचीव कर लेंगे। और ये हमारा अचीव हो जाना चाहिए जब तक हमारा सर्कुलर आर्क या फिर सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट हो। वही मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हमारा जो है फुल सुपर एलिवेशन यहाँ पे अचीव हो गया है और यहाँ से हमारा ट्रांजिशन और सर्कुलर पोर्शन का ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। इसके बाद हमारा सर्कुलर पोर्शन रहेगा तो उस पे हमारा जो है ये सुपर एलिवेशन कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब ये है हमारा सर्कुलर पोर्शन और ट्रांजिशन वाला इंटरसेक्शन जहां तक हमारा सुपर एलिवेशन कांस्टेंट है, और उसके बाद हमारा सुपर एलिवेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वही प्रोसीजर जो हमने एंट्री करते टाइम फॉलो किया था सेम एज इट इज जो है इसको हम फ्लैट कर देंगे जब तक ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन में एंटर करेगा, और उसके बाद नॉर्मल कैम्बर तक ले जाएंगे हम इसको स्ट्रेट पोर्शन में। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है यार। यहाँ से आप इस पिक्चर को तब तक देखिए जब तक आपको पूरी तरह से सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। अब मैं इसमें एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसमें एक छोटी सी चीज और बतानी है आपको जो मैं पहले नहीं बता पाया था।
इसमें एक नया टर्म आ जाता है टेंजेंट रन आउट। यार अगर इसका मैं बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो इसमें तो मतलब ये वो लेंथ है जिसमें हमने जो हमारा आउटर वाला एज था इसको हमने नॉर्मल जो कैम्बर था उससे हटा के हमने इसको फ्लैट कर दिया है। मतलब ये वाला लेंथ हमें निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे आप खुद से सोचिए कि मतलब हमें क्या करना है। ऐसे यहाँ पे हमारी थी जीरो हाइट थी यहाँ पे इसकी, और यहाँ से हमें ये जो है कैम्बर हम जब इसको फ्लैट कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इसका हाइट होगा। इतना हाइट हमें अचीव करना है। और ये हाइट कितना है अगर आपको याद हो तो मतलब हमने जब कैम्बर वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये जो क्राउन है उसके बराबर ही है इसका हाइट। तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज करिए इसको मैं सी बोल दूं कैम्बर, इसको मैं परसेंटेज में लेता हूँ। तो ये हमारा जो सी है ये क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा हाइट एट क्राउन। मतलब इसको कुछ भी मैं अगर एक्स ले लेता हूँ तो और अपॉन में ये कितना W/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा विड्थ नीचे है। तो ये जो x ये हमारा जो हाइट है मतलब ये आ जाएगा c इंटू में W/2। ये हमारा आ गया c इंटू में W/2। ये जो क्राउन पे जितना हाइट है वो, और इतना ही हाइट हमारा आउटर एज का हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें C/W/2 अचीव करना है जीरो से। अब ये लेंथ कितनी होगी ये हमें निकालनी है। इसको हम बोल रहे हैं LTR, टेंजेंट रन आउट। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपको बताया था वो ट्विस्ट वाला, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज लगेगी। क्योंकि हम जो है रोटेट कर रहे हैं पेमेंट को, तो हम एक पर्टिकुलर रेट से करेंगे, उससे ज्यादा से नहीं करेंगे, वरना आपके जो है ट्विस्ट वगैरह आ सकता है। तो हमने क्या किया है, हमने 1/n वाला जो मैंने बताया था वो यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि 1/n से ही हमको रोटेट करना है, उससे ज्यादा से नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये अगर डायग्राम से बताऊं तो 1/n इज इक्वल टू हो जाएगा C/W/2 इंटू में LTR। यहाँ से अगर आप LTR निकाल लो यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट, तो ये आ जाएगा CN/W/2। यार ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये डेराइव करके भी बता दिया है कि ये कैसे आया है। आपको रटना नहीं है, ये ऐसे समझ लोगे तो आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। और ये डायग्राम अच्छे से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे यार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्वेस्ट कि आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्पस सर्व्ड बाय ट्रांजिशन कर्व इन ए हाईवे अलाइनमेंट इंक्लूड्स gradual introduction of centrifugal force on moving vehicle from zero on a straight alignment to a constant final value on a circular curve। बिल्कुल सही बात है। जीरो होता है हमारे स्ट्रेट पे और कुछ हो जाता है कांस्टेंट हमारा सर्कुलर कर्व पे। अनेबलिंग द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन द रोडवे। बिल्कुल सही बात है यार, दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सी 2012 में आया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडियल ओरिजेंटल ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल क्लोथोइडल स्पाइरल लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ r is the radius of curve and l is the length of long chord, shift of the curve is कुछ नहीं, एल एस स्क्वायर अपॉन में 24/r। तो बस वही है यार, तो बहुत ही सिंपल है ये तो। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है यार, ये क्वेश्चन आया था ये सी 2013 में। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। लिखा हुआ है नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू रोलिंग ट्रेन। नेशनल हाईवे की बात चल रही है, रोलिंग ट्रेन से पास हो रहा है, हैवी रेनफॉल की बात चल रही है जे हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 550 मीटर आर दे दिया है। डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अज्यूमिंग डिजाइन स्पीड 80 kmph। वी दे दिया है, नॉर्मल पेमेंट विड्थ डब्ल्यू दे दिया है 7 मीटर। अलाउएबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन बिटवीन 0.5 से 0.8 सी की वैल्यू दे दी है। अलाउएबल रेट ऑफ सुपर एलिवेशन 1/150 एन भी दे दिया है आपको। सॉल्यूशन नीचे लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा हुआ है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल एस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ L1 based on rate of change of centrifugal acceleration, L2 based on rate of change of super elevation, L3 empirical formula based on IRC। तो यार मैं आपको बता दूं, ऐसे आप थोड़ा सा ना पहले ही यहाँ पे आपने लिख दिया है कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आपने वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर दिया है। तो आपको जो है बार बार में ये नीचे L1 क्या L2 क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा नीचे लिख दिया स्टेप 1 फॉर L1 क्या है वी क्यूब अपॉन में सी आर, या फिर 0.0215 वी क्यूब अपॉन में सी आर। वी क्या डिजाइन स्पीड 80 kmph गिवन है। सी क्या है 80 अपॉन में 75 प्लस बी। यहाँ पे वी 80 पता ही है, ये 0.516 आ गया। 0.5 से 0.8 के बीच है, बिल्कुल ही सही है। एल एस में आपने जो है पुट कर दिया 0.0215 80 क्यूब अपॉन में सी निकाल लिया। आर पता है, एल की वैल्यू यहाँ पे L1 की वैल्यू 38.79 मीटर आ गई है। स्टेप 2 है फॉर L2 के लिए लिखा हुआ है डिजाइन सुपर एलिवेशन पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई का तो हमको एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है, तो पहले ई निकाल लेंगे। वी क्यूब अपॉन में 225 आ रही है। यार फिर से देख लो, यहाँ पे डिजाइन सुपर एलिवेशन ही यूज करना है हर जगह। अनलेस आपको जरूरी नहीं है मिनिमम वगैरह, मिनिमम रेडियस वगैरह नहीं निकालना है, तब तक आपको वो बेसिक वाली इक्वेशन पे नहीं जाना है।
आप यहाँ से देखो तो वही 80 स्क्वायर अपॉन में 225 आर रख दिया है, तो 0.0515 यानी कि 7% से कम है, तो ओके है। नीचे है, अगला है क्या है, देयर इज नो एक्स्ट्रा वाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर आर ग्रेटर देन 300 मीटर। यहाँ पे ये और अच्छी बात होगी, वरना आपको डब्ल्यू ई भी निकालना पड़ जाता है। यहाँ 550 मीटर है, तो रेडियस देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे डब्ल्यू ई नहीं चाहिए, तो डब्ल्यू ई आपका जीरो हो जाएगा। अज्यूमिंग पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट इनर एज, साइड में लिख दिया है क्योंकि हैवी रेनफॉल है, तो यार हैवी रेनफॉल है इसलिए हमने मान लिया कि इनर एज के अबाउट हम इसको रोटेट करेंगे। और L2 हमने निकाल लिया है ई इंटू में डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू में एन। यहाँ से डब्ल्यू ई जीरो हो गया, डब्ल्यू 7 दिया ही हुआ है, ई की वैल्यू हमने निकाल ली थी, एन की वैल्यू 150 दी हुई है, यहाँ से L2 आ गया। L3 कैसे निकालेंगे, L3 जो है प्लेन एंड रोलिंग के केस में 2.7 वी स्क्वायर अपॉन में आर पता ही था, वी की वैल्यू 80 पता ही है, यहाँ से 31.42। फाइनल रिजल्ट आ गया है, फाइनल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ये तीनों वैल्यू लिख देनी है, और फाइनल आ गया आपका 54 मीटर। ऐसे बॉक्स में उसको बंद कर देना है और फिर ऐसे लिख देना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेटबैक डिस्टेंस, और ये हम प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे। यार अगर मैं इसका बताऊं तो सबसे पहले इसका फंडा समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज। मैंने आपको बताया था कि हम एसएसडी हर जगह प्रोवाइड करते हैं, वो या फिर स्ट्रेट हो या फिर वो कर्व हो, कुछ भी हो, तो हमारा मेन जो मोटिव है वो है एसएसडी प्रोवाइड करना, एसएसडी इंश्योर करना। अब वो इंश्योर करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ता है कि सेटबैक डिस्टेंस। अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करिए ये कुछ कर्व है, हमें यहाँ भी एसएसडी इंश्योर करना है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए कोई भी व्हीकल है, हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में इसको कुछ यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन दिखे और ये व्हीकल को रुकना पड़ सकता है। मतलब क्या है कि ये जो है ये व्हीकल जो है एसएसडी, मतलब कि एस बोल रहा हूँ, इतने डिस्टेंस पे इसको रुकना है अपना एक्सीडेंट या फिर इस ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए। लेकिन आप अगर सोचो तो मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर इसको बचाना है, मतलब या फिर एक्सीडेंट अवॉइड करना है, तो एटलीस्ट पहले इसको ये ऑब्जेक्ट विजिबल तो होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट को विजिबल कराने के लिए हमें ये जो है लाइन ऑफ साइट जो है, ये लाइन ऑफ साइट एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और ये करने के लिए ही हमने ये देखा है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो ड्राइवर है वो सामने वाले ऑब्जेक्ट को एस डिस्टेंस पहले देख पाएगा। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा कि हमारा मेन टारगेट क्या है और हम कर क्या रहे हैं। हमारा टारगेट है ये ऑब्जेक्ट है ए, इसको बचाना है, एक्सीडेंट अवॉइड करना है, उसके लिए हम सेटबैक डिस्टेंस एम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारी लाइन ऑफ साइट क्लियर रहे। अब आ जाइए आप यहाँ पे डेफिनेशन पे, ये क्या बोलता है। इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ रोड टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस। सेम चीज जो मैंने आपको बताई, लेकिन यहाँ पे इसमें जो है हाईलाइट करने वाली चीज है कि हमें सेंटर लाइन से मेजर करना है, सेंटर लाइन ऑफ रोड। अगर इस डायग्राम देखो तो सेंटर लाइन ऑफ रोड ये है, यहां से हमें मेजर करना है जो हमारा सेटबैक डिस्टेंस है टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड। हमेशा इनर साइड पे मेजर होता है हमारा जो सेटबैक डिस्टेंस है। तो इस कर्व का इनर साइड क्या है, ये है, इनर साइड में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मिनिमम कितना डिस्टेंस हमें रखना होता है कि कर्व से इतना पीछे ही हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस, एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी हो सकता है, ये आपका एसएसडी भी हो सकता है। अगर आपका आप एसएसडी इंश्योर कराना चाहते हैं आप एसएसडी कराइए। अगर आपको और सुपीरियर रोड पे है कि हम तो ओवरटेकिंग भी अलाउ करेंगे यहाँ पे, तो आपको ओएसडी भी इंश्योर करा सकते हैं, उसके लिए आपका एम थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से मतलब हमें निकालना है। तो अभी हम देखते हैं और क्या है यहाँ पे। लेकिन एक चीज और लिखी हुई है, इन केस ऑफ मल्टीपल लेन द व्हीकल इज अज्यूम्ड एट द इनर मोस्ट लेन बट द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ओनली। यार यहीं पे कंफ्यूजन होता है और यहाँ से आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना इसको, वरना आपको डाउट्स आते रहेंगे। ये लाइन ये बोलना चाह रही है कि जो हमारा सिंगल लेन होता है, सपोज करिए ये सिंगल लेन है, उसमें तो मतलब हमारा क्या होता है कि व्हीकल भी सेंटर में ही होता है, व्हीकल मोस्टली सेंटर लाइन पे ही ट्रेवल करता है सिंगल लेन में। तो उस केस में हमें कोई भी मतलब डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमारा व्हीकल भी यहाँ है और हम जो है सेटबैक डिस्टेंस है वो भी सेंटर से मेजर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है मल्टीपल लेन में, वो ऐसे आती है, आप अगर इस डायग्राम में देखो तो मल्टीपल लेन में क्या होगा कि हमारा व्हीकल कुछ यहाँ होगा इनर वाली लेन में और दूसरा व्हीकल कुछ ऐसे यहाँ चल रहा होगा। तो हमें क्या करना है, हमारे व्हीकल को इनर लेन में मानना है, लेकिन जो सेटबैक डिस्टेंस है वो हमारा सेंटर लाइन से ही आएगा। मतलब आप देखो तो हमारा जो व्हीकल है वो कुछ ऐसे यहाँ ट्रेवल करेगा, ऑब्जेक्ट भी यहाँ होगा, लेकिन
हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो भी यहाँ से कर रहे हैं, यानी कि सेंटर लाइन से कर रहे हैं, वो इनर लेन से नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। हमारा जो है ड्राइवर यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ होगा, लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसी होगी, लेकिन हम जो एम मेजर करेंगे वो यहाँ से करेंगे। आप बिल्कुल इसमें क्रिस्टल क्लियरिटी रखो यार, एकदम मतलब आप खुद से ड्रॉ करके देख लो इस चीज को, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आगे यार यहाँ पे बात की हुई है, एक कंडीशन दी हुई है जिस केस में होगा क्या कि लेंथ ऑफ कर्व ज्यादा है साइड डिस्टेंस से, जिसका मतलब ये है कि आपका लेंथ ऑफ कर्व, सपोज करिए ये आपका कर्व है, ये ज्यादा है लेंथ ऑफ कर्व, अगर इसको मैं एलसी से बोलूँ तो ये एलसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू साइड डिस्टेंस। मतलब आपको काफी सारे पॉइंट पे, मतलब हर पॉइंट पे आपको साइड डिस्टेंस ऐसे इंश्योर कराना है कि मतलब ये ऐसे कहीं भी आपकी साइड डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, साइड डिस्टेंस हर जगह आपको इंश्योर कराना है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर साइड डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि हमारा लेंथ ऑफ कर्व तो काफी ज्यादा है, तो हम एक साइड डिस्टेंस की ही बात करेंगे। जैसे मैं इस डायग्राम बताऊं तो सपोज करिए इस वाले एस की हम यहाँ पे बात करेंगे, और बाकी सारा हम ऐसे हर पॉइंट पे सेम ही चीज रहेगी। तो पहले एक को डिस्कस कर लेंगे, फिर पूरे कर्व पे हम इस चीज को इंश्योर करा लेंगे कि इतना एम हमें हर पॉइंट पे इंश्योर करना है कर्व के पे। तो यहाँ पे वही मैं डिस्कस करूंगा। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एस की क्यों बात कर रहा है, पूरे एलसी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी एक ए मैं डाल के बताता हूं कि जब आपका सिंगल लेन होगा, क्योंकि हमने पहले देखा कि सिंगल लेन और मल्टीपल लेन में क्या वेरिएशन होता है। तो सिंगल लेन में अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए ये कुछ भी ऐसे रोडवे है, और मैंने बताया कि हम एस की ही बात करेंगे क्योंकि हमारा एलसी तो बहुत बड़ा है, और एस की अगर समझ लिया तो पूरा एलसी पे सेम ही चीज रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई व्हीकल मान लेते हैं हम, ये व्हीकल सेंटर लाइन पे ही ट्रेवल करेगा क्योंकि हमारा सिंगल लेन है। तो यहाँ से अगर देखें तो यार मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी ऐसे सेंटर होगा, और हम यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे इधर भी ऐसे ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ये आपका अल्फा वाई टू में बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड में मान रहा हूँ कि ये पूरा एस अल्फा जो है सेंटर पे इतना एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा वाई टू हो गया। और यहाँ से अगर आप देखो तो मतलब ये वाला जो आपका हो जाएगा, ये अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो ये वाला अगर मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका डाल दूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस आपकी सेंटर पे आएगी फ्रॉम सेंटर लाइन, इस वाली डिस्टेंस को हम एम बोल रहे हैं, और यही हमें निकालना है। तो यार बहुत ही सिंपल है, अगर आप डायग्राम से भी देखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम से देखो तो एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर माइनस आर कोस अल्फा वाई टू, बहुत ईजी है। अब आता है कि अल्फा वाई टू कैसे निकालेंगे, तो अल्फा वाई टू बहुत ही सिंपल है, अल्फा वाई टू हो जाएगा एस बाई टू अपॉन में आर, लेकिन ये आपका रेडियन में आंसर देगा तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे 180 बाई पाई। यहाँ से आप अल्फा वाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसको अगर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपका एम निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी एक्सप्रेशन है, याद रखना है। बस ये डायग्राम भी याद रखना, रटने की ज्यादा कोशिश मत करना। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब केस आता है सेकंड वाला, जब यहाँ पे मल्टीपल लेन्स होंगे। तो बी केस में मैं बात करता हूँ जहाँ पे मल्टीपल लेन है। मल्टीपल लेन की अगर मैं बात करूं तो यार इस डायग्राम में आ जाइए आप। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम इसमें क्या करेंगे, व्हीकल को और जो ऑब्जेक्ट है उसको अज्यूम करेंगे इनर लेन पे, लेकिन मेजर करेंगे हमेशा सेंटर लाइन से। तो वही है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो व्हीकल है, यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट आ गया। इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। ये हमें जो है लाइन ऑफ साइट ग्रीन से, ये लाइन ऑफ साइट हम इंश्योर करा रहे हैं। तो वही है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपका ये अल्फा वाई टू हो जाएगा, ये अल्फा वाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला जो आपका है ये डिस्टेंस, ये आपका कुछ आर से कम होगा क्योंकि ये हमारा सेंटर लाइन तो यही रह गया और ये थोड़ा पीछे है। तो हमने ये क्या किया कि सेंटर लाइन और इनर लेन का जो सेंटर लाइन है, उन दोनों को हमने उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने डी से बताया। अब ये डी कितना होगा ये भी डिपेंड करेगा आपका कि कितने लेन का रोड है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप डी से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ से फिर ये वाला आपका डिस्टेंस आ जाएगा आर माइनस डी, ये आर माइनस डी आ गया, और ये तो आपका हम सेंटर लाइन से ही मेजर कर रहे हैं तो ये पूरा हो जाएगा आपका। ये तो आपका आर है ही क्योंकि ये हम तो सेंटर तक मान रहे हैं, ये आपका आर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं एम की, तो एम सिर्फ आपका इतना है, ये है आपका एम, ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ से अगर आप डायग्राम से देखो तो बहुत ईजी है यार, कैसे निकालोगे। हमारा एम आ जाएगा आर माइनस डी कोस अल्फा वाई टू, बहुत ईजी है। सिमिलरली अल्फा वाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा वाई टू आ जाएगा आपका एस बाई टू अपॉन में आर माइनस डी इंटू में 180 अपॉन में पाई। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके हो गए हैं। इस एक्सप्रेशन में डी में मान के चल रहा हूं कि हमारा जो है ये सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन, इन दोनों के बीच का गैप है। लेकिन यार इस एक्सप्रेशन को अगर मैं और अच्छे से मतलब बना दूं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा नंबर ऑफ लेन पुट करना है,
तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा आर माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी इंटू कोस अल्फा बाई टू। यहाँ पे एन का नंबर ऑफ लेन है, और ये अल्फा बाई टू आपका आ जाएगा अल्फा बाई टू इक्वल टू एस बाई टू अपॉन में आर माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये आ जाएगा आपका इंटू में 180 अपॉन में पाई, ये आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज और आती है कि इसमें डी क्या चीज है, इसमें सॉरी इसमें डी जो है, इसमें डी है आपका डब्लू प्लस में डब्लू ई डिवाइड बाई टू एन। ये तीन है, ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, ये आप याद रख लीजिए। कितने भी लेन का रोड आए, कुछ भी आए, आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। और इसमें डब्लू ई क्या है, इसमें डब्लू ई है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया है। एन है नंबर ऑफ लेन, पता ही है। एस हमें साइड डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो एस डी एस एस डी ये हमें पता ही है। अल्फा हमें कैसे निकालना है ये हमें पता ही है। तो सब चीज़ आपको पता है यार, आप बस इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये समझ में आ गया तो आपको एक्सप्रेशन इतने याद भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मतलब समझ पाएंगे इजीली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो आपका लेंथ ऑफ कर्व कम होगा और साइड डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी। तो यार इस केस में अगर मैं बताऊँ तो आप ऐसे सोचिए कि आपका ये कुछ स्ट्रेट था, और फिर आपका कुछ ये ऐसे कर्व आ गया, और फिर आपका ये कुछ ऐसे वापस से स्ट्रेट आ गया, और आपका ये जो लेंथ ऑफ कर्व है ये बहुत ही कम है। तो मतलब आपको सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, सपोज करिए आपका व्हीकल यहाँ है, तो यहाँ से इसका जो है मतलब साइड डिस्टेंस इतना कुछ होगा, इतना कुछ इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो आपको सेफ्टी इंश्योर करने के लिए अगर यहाँ पे भी ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखता है, तो आपको इतना इंश्योर कराना पड़ेगा कि यहाँ तक आते आते ये व्हीकल रुक पाए। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं इनडायरेक्टली कि आपको ये जो लाइन ऑफ साइट है इतनी रखनी पड़ेगी, और ये जो है आपकी कर्व वाले पोर्शन से पीछे तक आएगा। मतलब अगर मैं बताऊं तो यहाँ तक आपका कर्व वाला पोर्शन था, तो इसमें कुछ M1 रहेगा और नीचे यहाँ पे कुछ M2 रहेगा, और जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो उस केस में जो है हमारा क्या आ जाएगा, उस केस में हमारा टोटल जो हमारा सेटबैक डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। अब वही देखना है कि ये कैसे निकालेंगे। तो यार मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप पहले बात कर लेते हैं आपसे जो है सिंगल लेन की, तो सिंगल लेन की अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पे देख लेते हैं, इस डायग्राम में ही, इस डायग्राम में ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपका एल सी था जो मैंने आपको बता दिया है, ये आपका साइड डिस्टेंस है, ये आपका ज़्यादा है। और ये अगर मैं बताऊं तो दोनों साइड हमने एक्स एक्स देख लिया कि एक्स दोनों साइड में अगर मैं बताऊं तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल सी माइनस में एस वाई टू। मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल हमने देख लिया कि इतना ज़्यादा है एल सी से। और ये हमारा जो एल सी है, ये हमारा सेंटर पे जो है इतना अल्फा वाई टू सबस्टेंड कर रहा है एंगल। और सिंगल लेन है तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा व्हीकल भी कुछ यही है, और हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्शन है ये भी यही है। और ये लाइन ऑफ साइट हम जो है, ये लाइन ऑफ साइट हम इंश्योर करा रहे हैं। तो इस केस में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है, तो इस केस में ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं M1 बोल रहा हूँ, और ये जो नीचे वाला है इसको मैं M2 बोल रहा हूँ। ये कैसे निकालेंगे वो अभी हमें देखना है। तो मतलब m हमें निकालना है और इसकी वैल्यू है M1 प्लस M2। पहले M1 निकाल लेते हैं। M1 की बात करें तो यार M1 तो बहुत ही ईजी है। मतलब हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये हमारा है R है, ये सिंगल लेन के केस में, और सेंटर से निकाल रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा R ही है, दोनों R हैं। तो R माइनस आर कोस अल्फा बाई टू हो जाएगा। अल्फा बाई टू की वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये जो डिस्टेंस है इस बार ये हमारा है एल सी बाई टू, एस बाई टू नहीं है। एल सी बाई टू अपॉन में आपका हो जाएगा आर इंटू में 180 अपॉन में पाई, ये हो जाएगा आपका M1। और M2 की वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे तो M2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी। अगर आप देखो यार डायग्राम में तो जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा अल्फा वाई टू है, ये वाला एंगल, ये अल्फा वाई टू है। तो आपका आपका जो है मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, आपका अल्फा वाई टू, ये वाला एंगल भी अल्फा वाई टू, और यहाँ से निकाल के देखना आप, ये वाला एंगल भी आपका अल्फा वाई टू आएगा। तो मतलब यहाँ से M2 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी x साइन अल्फा बाई टू। मतलब ये हो जाएगा आपका s माइनस एल सी डिवाइड बाई टू इंटू में साइन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा आपका टोटल जो है M2। और इस तरह से हम m इक्वल टू M1 प्लस M2 निकाल लेंगे, आपका फाइनल सेटबैक डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब इसमें ही अगला केस जो आता है वो आता है हमारा मल्टीपल लेन वाला, यानी कि सेकंड केस हम बात कर रहे हैं मल्टीपल लेन। यार कुछ भी नहीं है, मतलब सेम ही है जो मैंने आपको पिछले बार पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था, उसमें भी क्या है, हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। यहाँ पे भी m इक्वल टू M1 प्लस M2 हो जाएगा। M2 तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि M2 में तो कुछ वेरिएशन है नहीं। इसमें क्या आ जाएगा, सी सिंपल आ जाएगा, s माइनस एल सी डिवाइड बाई टू इंटू में
साइन अल्फा बाई टू। लेकिन ये अल्फा बाई टू कैसे निकालना है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले M1 देख लेते हैं। M1 की बात करें तो यार M1 वहां पे हमने जिस तरह से मॉडिफाई किया था बस सेम एज इट इज मॉडिफाई हो जाएगा, R-1 इंटू एन इंटू डी, और ये हो जाएगा कोस अल्फा बाई टू। और जो मैंने आपको बताया था डी क्या है, डी है हमारा डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू ई डिवाइड बाई टू एन। और बस इसमें ध्यान बस वही रखना है कि अल्फा बाई टू थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, एल सी डिवाइड बाई टू, आर माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 180 बाई पाई। मतलब ये एल सी बाई टू रखना है यहाँ पे भी, आपको एस बाई टू नहीं रखना है। और यहाँ से अल्फा बाई टू आ जाएगा, फिर यहाँ से कोस अल्फा बाई टू निकाल लीजिए, साइन अल्फा बाई टू निकाल लीजिए, M1 M2 आ जाएगा, फिर M इक्वल टू M1 प्लस M2 करोगे, फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यार यहाँ से मतलब आप डायग्राम ड्रॉ करिए और ट्राई करिए चीज़ों को समझने का। आई होप थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, और स्टिल मतलब आपको अगर डाउट है तो और आप अपने से थोड़ा समझने का ट्राई करिए, क्वेश्चन सोल्व करिए, वहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन से आपके अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, आपको आर दे दिया है, और नीचे लिखा है लेंथ 200 मीटर, मतलब आपको इसने एल सी दे दिया है कर्व का। ऑन दिस हाईवे कंप्यूट द सेटबैक डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑन इनर साइड ऑफ द कर्व सो एज टू प्रोवाइड फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 90 मीटर। पहले केस में बोल रहा है एस इक्वल टू 90 मीटर है, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंश्योर कर रहा है। दूसरे केस में बोल रहा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस 300 मीटर, यानी कि ओएसडी 300 मीटर बोल रहा है कि इतना इंश्योर करो। तो दोनों केस में अलग अलग हम निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ द रोड एंड इनर लेन इज 1.9 मीटर। यार देखो इसने खुद ही वैल्यू बोल दी, मतलब n माइनस वन इंटू डी, इसने खुद ही बोल दिया कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू है 1.9 मीटर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको यहाँ से डाउट रहेगा ही नहीं, आपको सारी ये जो कुछ लिखा हुआ है ये सब विजुअलाइज भी हो रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले दिखा हुआ है गिवन एस एस डी 90 मीटर, केस ए की बात चल रही है यहाँ पे, ये लेस देन एल सी है, लेंथ ऑफ कर्व 200 मीटर है। तो फ्रॉम डायग्राम, तो यार आप देखिए सबसे पहले काम आपको ये करना है, एग्जाम में जाते हैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आधे वेरिएबल्स तो आपके यहीं पे डिफाइन हो जाते हैं, आपको अलग अलग से उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको एग्जाम में क्लियरिटी भी रहेगी, अच्छा एम क्या है, आर माइनस डी कहाँ से मेजर हो रहा है, सब कुछ। तो यहाँ पे वही एस आपको पता है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया, आर माइनस डी ये है, आपने देखो ये इधर मान लिया है व्हीकल को, ऑब्जेक्ट को आपने इधर मान लिया है, यहाँ पे ऐसे लाइन ऑफ साइट ये इंश्योर करा लिया है, यहाँ से एम ये लिख दिया है आपने, अल्फा वाई टू लिख दिया है, आर आपने लिख दिया है, सब चीज़ आपने ये लिख दी है, डी आपने लिख दिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमें पता है सेटबैक डिस्टेंस का, आर माइनस डी कोस अल्फा वाई टू, डी 1.9 मीटर गिवन है, अल्फा वाई टू एस बाई टू, आर माइनस डी 180 अपॉन पाई, वैल्यू रख दीजिए, सब चीज़ तो पता है, आर 400 पता है, 1.9 पता है, एस पता है, यहाँ से 6.48 डिग्रीज निकल के आ गया, पुटिंग एम 400 माइनस 1.9 कोस 6.48 रख दीजिए, एम की वैल्यू 4.44 मीटर निकल के आ जाएगी। सेकंड केस देखते हैं, सेकंड केस में OSD 300 मीटर है, यानी कि LC से ज़्यादा, LC हमारा 200 मीटर ही है। तो इस केस में हमारा जो सेकंड वाला केस था वो हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे सबसे पहले जाते ही डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। उसमें आपने दिखाई दिया कि LC हमारा कम है, S हमारा ज़्यादा है, X आपने बता दिया है S माइनस एल सी बाई टू, अल्फा बाई टू आपने दिखा दिया है, आर माइनस डी आपने बता दिया है, M1 M2 आपने बता दिया है। कुछ भी आपको वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे वही m इक्वल टू M1 प्लस M2 स्टेप 1 4 M1 ऐसे करना है सॉल्व। M1 इज इक्वल टू आर माइनस डी कोस अल्फा बाई टू की वैल्यू वही है यहाँ पे, लेकिन ऊपर एल सी बाई टू आ जाएगा, तो 200.2 हो जाएगा, बाकी चीज़ सेम ही रहेगी। यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 14.4 डिग्रीज। तो M1 की वैल्यू अगर आप ये एक्सप्रेशन में ऊपर वाले में पुट करोगे तो यहाँ से M1 की वैल्यू 14.40 निकल के आ जाएगी। स्टेप 2 M2 के लिए बहुत ही सिंपल है, S माइनस एल सी डिवाइड बाई टू साइन अल्फा बाई टू निकाल ही रखा है, तो यहाँ से 12.44 निकल के आ गया। फाइनल सेटबैक डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे M1 प्लस M2, तो 26.84 निकल के आ जाएगा। उसको बॉक्स में बंद कर देना है, फाइनल आंसर लिख देना है। बस इतना ही करना है यार आपको, मतलब बहुत ही इजी लगेगा अगर आपने डायग्राम ड्रॉ करना सीख लिया और आपको चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, वरना आपको रटने पड़ जाएंगी चीज़ें और वो सही नहीं है, उससे फिर एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कर्व रेसिस्टेंस की बात की हुई है, बहुत ही सिंपल सा और लास्ट ही टॉपिक है, तो देख लेते हैं। कर्व रेसिस्टेंस की अगर मैं बताऊं तो यार होता क्या है कि जब भी हमारा कोई भी व्हीकल सपोज करिए मतलब ऐसे स्ट्रेट पोर्शन से जैसे ही कर्व में ऐसे एंटर करता है, ये ऐसे मतलब कोई व्हीकल है यहाँ से स्ट्रेट पोर्शन में चल रहा था और यहाँ से जब कर्व में एंटर करता है तो मतलब ये अपना पूरा ट्रैक्टिव एफर्ट यूटिलाइज नहीं कर पाता है।
इसका रीज़न क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो यार, हमारा जो ये व्हीकल है, सपोज करिए यहाँ पे ये व्हीकल है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्टीयर करते हैं इस व्हीकल को, वो हमारा करते हैं फ्रंट एक्सल को हम स्टीयर करते हैं कि अच्छा हमें इधर जाना है तो हमने इधर कर दिया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ड्राइविंग एक्सल है वो हमारा है पीछे वाला, यानी कि ये है हमारा ड्राइविंग एक्सल, और ये हमें ट्रैक्टिव एफर्ट देता है, मतलब ये ट्रैक्टिव एफर्ट दे रहा है टी। लेकिन हमारा जो स्टीयरिंग एक्सल है वो है हमारा फ्रंट एक्सल, ये वाला है हमारा स्टीयरिंग एक्सल। तो यार प्रॉब्लम ही स्टार्ट हो गई यहाँ से कि स्टीयरिंग एक्सल फ्रंट है और ड्राइविंग एक्सल जो है हमारा पीछे वाला है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमें जो ड्राइविंग एक्सल जो ट्रैक्टिव एफर्ट दे रहा है वो तो स्ट्रेट वाली डायरेक्शन में दे रहा है, ये टी। लेकिन हमारा जो फ्रंट एक्सेल है ये यूटिलाइज कर पा रहा है सिर्फ टी कोस अल्फा को। अगर मैं बताऊं तो अगर मैं इस वाले एंगल को अल्फा बोल रहा हूं, तो हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ टी कोस अल्फा हो रहा है बिकॉज ऑफ कर्व। तो हमने मतलब टी माइनस टी कोस अल्फा हमने जो है ट्रैक्टिव एफर्ट लूज कर दिया है, इतना यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी को हमने कर्व रेसिस्टेंस बोला है। और इसका रीजन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर आप खुद से सोचो तो मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मतलब जब भी हम स्टीयर कर रहे हैं तो हमारे चारों एक्सेल सॉरी दोनों एक्सेल मतलब ऐसे हम उनको स्टीयर कर पाएं। या फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मतलब हम एक काम करते हैं कि हमारा जो फ्रंट वाला एक्सेल है उसको ही हम ड्राइविंग एक्सेल बना दें। बट यार इसके भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब ये तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर ही बता सकता है कि ये चीज़ सही है या नहीं। मैं तो खुद से मतलब थोड़ा दिमाग लगा रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, बट ये फिजिबल नहीं होंगी, तभी नहीं हुआ अभी तक, वरना हो जाता। तो ये है, आई होप कर्व रेसिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना है, टी माइनस टी कोस अल्फा। बहुत ही सिंपल है, अल्फा आपको दिया होगा क्वेश्चन में और टी भी आपको दिया होगा, बस कर्व रेसिस्टेंस ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यार आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे डिस्कस किए हैं, बट क्वेश्चंस आप और जितने खुद से लगाओगे यार उतना चीज़ आपको और अच्छे से ज़्यादा क्लियर होगा। और आपको थोड़ा इस टॉपिक पर टाइम भी देना है, क्योंकि यार ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपने से ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। और अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं, आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ ऐसा, तो आप जो है इस टेलीग्राम पे शिक्षा_पथ पे लिख दीजिए। वहाँ मैं थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद चेक करता रहता हूँ, दिन में 2-3 बार। तो मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस का, आपकी क्वेरीज का आंसर करने का। और आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी मतलब इस लेक्चर सीरीज का थोड़ा फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू।